से प्रमोट करें और इसकी इस सिलसिले में ये जितने भी ख्याल वो वाले ख्याल नहीं जो पॉलिटिक्स में होते हैं, ये एकेडमिक्स के अंदर जो मतलब है कि ख्याल किस्म के लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हम क्रिटिकल थिंकिंग को और सोसाइटी में प्रमोट करें। तो उस सिलसिले में जो पास की तंजीम बनाई गई थी वो पिछले 5-6 साल से इस फील्ड के अंदर काम कर रही है। इसके साथ साथ हम सोसाइटी के शुक्रगुजार हैं। सोसाइटी बेसिकली ये एब्रिविएशन है टुगेदर फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन, और यहाँ पे द सोसाइटी के जो पैटर्न इन चीफ हैं और फाउंडिंग जो चेयरमैन है कैसर नवाब मुगल साहब, तो हम उनकी भी शमूलियत का शुक्रिया अदा करते हैं। और द सोसाइटी के प्लेटफॉर्म पे पहले तो ये पाकिस्तान के ऊपर और अब दुनिया भर के जो यूथ हैं, खासकर यूथ जो एक्टिविज्म है उसके अंदर सोसाइटी का एक नाम है, उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है कॉमसेट्स ऑर्गेनाइजेशन। और कॉमसेट्स ऑर्गेनाइजेशन सबको पता है कि खासकर साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर इसका एक बड़ा नाम है। और पाकिस्तान के अंदर एक भी जो यूनिवर्सिटी है कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी, वो इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के अंदर काम कर रही है। तो हम सबका शुक्रिया करते हैं। डॉक्टर बिलाल इकबाल साहब को मैं इस गुफ्तगू करें तो जनाब डॉक्टर बिलाल इकबाल साहब। थैंक यू डॉक्टर शकील, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन दे दिया। और थैंक यू डॉक्टर राशिद मुगल साहब, आदिल सिमियाब साहब, कैसर साहब, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे एक और चांस दिया, एक और अपॉर्चुनिटी दी कि इस मौजू पर बात करूं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू है, इस पर खुलकर बात हो जानी चाहिए। और जब आपसे बात हो रही थी डॉक्टर साहब, डॉक्टर राशिद मुगल साहब, कि हम क्या बात करें कोविड-19 के बैकग्राउंड में, तो एलिनेशन मेरे लिए बार बार लफ्ज आ रहा था और मैं सोच रहा था कि इस पर बात बड़ी अच्छी होगी, इसलिए कि इसके बड़े साइकोलॉजिकल, बड़े फिलोसफिकल डायमेंशंस हैं। और हमने डिसाइड किया कि एलिनेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड-19 इम्प्लीकेशन ऑन साइको सोशल डायनेमिक्स। तो जब ये टाइटल आया तो मुझे समझ में आई कि बात दरअसल 3 उन्वान से बन रही है। एक तो एलिनेशन इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा कोविड-19 पैंडेमिक का एक अपना पूरा शेप है, और तीसरी साइको सोशल डायनेमिक्स। तो ये पूरा ट्रायंगल बन रहा है। अच्छा, आपस की बात है कि हम जब भी पूरी हिस्ट्री को देखते हैं, हम जब कभी भी इंसानी इर्तिकाई अमल को देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि जो इर्तिकाई प्रोसेस है वो हमेशा से किसी बड़े इवेंट से, किसी बड़े हादसे से, किसी बड़े उन्वान से, किसी बड़ी शख्सियत से, किसी बड़ी आइडियोलॉजी से, ऐसी चीजें, ऐसे वाकयात होते ही रहते हैं। यानी पूरी हमारी इंसानी तहजीब जो है इस बात की गवाह है कि इन हादसात के बाद इधर रिएक्शनरी और डायरेक्शनल, यानी इंटेंशनली चीजें जो है अपने रुख बदलती रही, और तहजीब का सफर मखसूस रुख से दूसरी तरफ निकलता चला गया। यानी अगर हम हेगल को पढ़ रहे हो तो हेगल ने जो कॉन्सेप्ट दिया था थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस, उसके बैकग्राउंड में अगर हम तारीख का मुताला करें तो हमें चीज नजर आती है। अच्छा, मैं एक और बात भी गौर कर रहा था कि हम चूंकि पाकिस्तान में बैठे हैं, यानी हमारे सुनने वाले बहुत से दोस्त जो बैठे हैं ऊपर को, वो अक्सर ये कह सकते हैं कि अरे साहब हम पर क्या असर पड़ने वाला है, हमारे पास क्या चेंज आया है, कोविड-19 से हमारी कौन सी सोशल डायनेमिक्स चेंज हुई है, हम तो जिंदगी वैसे ही गुजार रहे हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। जब मैं पैंडेमिक के बैकग्राउंड में गया तो मुझे समझ में आई बात कि पैंडेमिक जब कभी भी लीडिंग पावर्स को इफेक्ट करती है, जब कभी भी सुपर पावर्स को या ऐसी पावर्स को जो इकोनॉमिकली सबसे ज्यादा दुनिया का बकौल के से ठेका लिए हुए, तो उसके बाद चेंज आता है, और वो चेंज अंडर डेवलप कंट्रीज और उन तमाम कंट्रीज के ऊपर अल्टीमेटली आ जाता है, आइडियोलॉजी की फॉर्म में या शेप की शक्ल में, जिस भी शक्ल में। तो मैं थोड़ा सा बिहाइंड द हिस्ट्री गया कि साहब देखें जरा पैंडेमिक किस किस शक्ल में आया। तो 430 साल कबल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले, जब एथेंस में और स्पार्टा में जंग चल रही थी, तो पहला प्लेग तो उसी वक्त आया था जब मिलियन लोग मर गए थे। उसके बाद कोई 600 साल के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के जब रोमन एम्पायर, बैजेंटीन एम्पायर थी, तो वहां का जो शहंशाह थे जस्टिनियन, उसको हम प्लेग ऑफ जस्टिनियन ही कहते हैं। उस दौरान जो प्लेग आया था तो एम्पायर में तकरीबन 30 से 50 मिलियन लोग मरे थे। यानी कहते हैं कि उस जमाने में जो दुनिया की आबादी थी उससे आधे ज्यादा लोग मर गए। अच्छा, अब मैं दूसरी तरफ सोच भी रहा था कि उसके बाद हुआ क्या, पॉलिटिकली क्या चेंज आया। पॉलिटिकली ये चेंज आया कि एम्पायर वैसी स्ट्रांग रही नहीं, बाइजेंटीन एम्पायर, वो रोमन एम्पायर ईस्ट और वेस्ट में यूनाइट नहीं हो सकी। उस
इलाके में जो मिडिल ईस्टर्न इलाका था या नॉर्थ अफ्रीका या दो पार्ट ऑफ एशिया था, उन्होंने उसको इनकाउंटर करने की कोशिश की। और ये वही 6th सेंचुरी है दोस्तों, जिसमें मोहम्मद सल्लम भी पैदा होते हैं। तो समझ में आता है कि अरेबिक इन्वेजन के अंदर भी पैंडेमिक का रोल रहा, कि उन्होंने उसको और वीक किया फारस की जंग के बाद, और एक नई चेंज हमें पॉलिटिकल एक बहुत बड़ा चेंज नजर आता है। बिल्कुल ऐसे ही ब्लैक डेथ जब आई थी 14वीं सदी में, तो मैं ये देख रहा था कि उस वक्त भी प्लेग फैली, 25 मिलियन आदमी मर गया, 200 साल लगे यूरोप को रिकवर करने में उस पॉपुलेशन को। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यूरोप में बड़ी तब्दीलियां आई। यूरोप में अगर लोगों के मरने की वजह से एक ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज बनती चली गई, मैं कहूंगा सोशल मोबिलिटी इंक्रीज हो गई, और जो रिलीजियस डॉगमा था उस पर असर पड़ा। जो जो ऑर्गेनाइज रिलीजन, कैथोलिक रिलीजन जो राज कर रहा था, उनके ऊपर बड़ी जबरदस्त चोट पड़ी। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि एंटीसेमिटिज्म फैला। उसी दौर में हम देखते हैं 15वीं सदी में यूरोप में किस कदर ज्यूश के खिलाफ मूवमेंट आई, किस कदर प्रिजुडिस मैं कहूंगा माशरा होता चला गया, किस कदर, और फिर रिलीजन ने एक अपना रूम ढूंढ लिया मिस्टिज्म के अंदर, तो वो चीज उस तरफ चले गई। तो हमें पूरा का पूरा एक शेप, सोशल शेप चेंज होता हुआ नजर आता है। और आगे चलिए, पैंडेमिक की हिस्ट्री में नॉर्थ अमेरिका में जब हमारे ये 1492 की बात है, 1492 में जब यूरोपियन सेंटर होते हैं, तो स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स फैलता है। और उसके बाद क्या होता है? 80% से ज्यादा रेड इंडियंस उससे मरते हैं। और उसके नतीजे में फिर यूरोपियंस कॉलोनाइज कर लेते हैं आसानी से नॉर्थ अमेरिका को। एक पूरा का पूरा मैं कहूँगा वेकेटेड एरिया मिल जाता है उन्हें, एक एक बड़ी वेल्थ, सिल्वर, गोल्ड मिल जाती है उन्हें, एक पूरा का पूरा एक नया इकोनॉमिकल एम्पायर डेवलप होता है, और एक मॉडर्न कैपिटलिज्म का दौर शुरू हो जाता है। तो ये पैंडेमिक की वजह से हुआ। कॉलरा आया इंडिया में, जो कलकत्ता से फैला था, आपको याद होगा 1817 में, 1817 से 1930, तकरीबन 100 साल तक चला, लाखों लोग मरे। मगर कॉलरा के अगेंस्ट जहां मेडिकेशन तैयार हुई, विब्रियो कॉलरा से फैला था, तो एंटीबायोटिक्स बनी, सब कुछ हुआ और उससे कवर हुआ। लेकिन वो अंडर डेवलप कंट्री का था उस जमाने में, और अभी भी तो उसके इफेक्ट हमें इतने ज्यादा नजर नहीं आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको याद होगा अफ्रीका में एल्बो क्या था उसका नाम, एबोला वायरस जब फैला था, उसमें भी तकरीबन 1,50,000 लोग मरे, काफी बड़ी तादाद में लोग मरे। लेकिन वो भी इट्स लाइक अ फॉरगटन काइंड ऑफ पैंडेमिक, क्योंकि वो अफ्रीका का मसला था। मगर दूसरी तरफ अगर हम देखें स्पेनिश फ्लू जब आया, H1N1 जिसे हम कहते हैं, एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी दोस्तों उस वक्त 1914 से 18 के दौरान, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 20 मिलियन आदमी मरे। मगर वही H1N1 जो है वो तकरीबन 50 मिलियन लोगों को चला गया। तो हमने देखा कि कॉम्बैट वॉर से डबल जो है वो स्पेनिश फ्लू लोगों को मार गया। उसके बाद लोगों की आंखें खुली, और उसके बाद एक नया चेंज आया, पब्लिक हेल्थ की इंप्रूवमेंट हुई। और आगे चले जाइए, उसके ठीक 50 साल के बाद 1968 और 1970 की बात है, हांगकांग फ्लू आया था, 1 मिलियन आदमी मरा उसके अंदर। और हमने देखा कि 50,000 आदमी 2 हफ्ते के अंदर इफेक्टेड हो गया। तो फिर वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट आया, वैक्सीनेशन बनी, और दुनिया भर में इसी तरह स्वाइन फ्लू आया था 2009-2010 की बात है, 1,50,000 आदमी मरा। कितने ही नॉर्थ अमेरिका में तकरीबन 20 मिलियन तो यंग इफेक्टेड हुए उससे। और अब ये कोविड की बात आती है, बल्कि दरमियान में हमारे HIV आई थी। मुझे याद है, हम तो हाई स्कूल में थे, उस वक्त 1981 की बात है ये, जब पहली बार इसका वो आया था, केस आया था। और आज तकरीबन 32 मिलियन लोग जो हैं इससे मर चुके हैं। हम वैक्सीनेशन तैयार नहीं कर सके अब तक HIV और एड्स की, लेकिन अफ्रीका की इकॉनमी तबाह हो गई इससे। और अब कोविड की बात कर लेते हैं। कोविड आया 11 मार्च को, कहते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल के पहला केस आया था। उससे लेके अब तक 2.4 मिलियन लगभग लोग इफेक्टेड हो चुके हैं। 2.4 मिलियन में से 1.5 मिलियन तक लगभग नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के अंदर लोग मरे। 1 मिलियन हम कह सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिनमें सबसे कम इफेक्टेड लाइक 20-1,000 आदमी हम कहते हैं पाकिस्तान में सो फॉर मरा है, 20-22,000। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? इससे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये जो रिसेशन आएगा इसके बाद, जो इकोनॉमिकल रिसेशन खुसूसन नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न स्टेट्स में आएगा, वो जो ग्रेट डिप्रेशन आया था ना 1930 में, जिसमें इकोनॉमी दुनिया भर की तबाह हुई थी, और जिसमें 50% ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आई थी, और एक पूरा यूरोप तबाह होने लगा था इकोनॉमिकली, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ड्रॉप हो गई थी। वो कहते हैं उसके बाद से लेके अब तक का एक बड़ा रिसेशन है जो डेवलप हो रहा है। तो ये कहना कि साहब 2007-2008 में भी रिसेशन आया था, इकोनॉमिक रिसेशन आया था, उससे तो बड़ा रिसेशन आने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जब इकोनॉमिकल जो एक इन्फ्लेटेड बबल है ये फटेगा,
आफ्टर द रिकवरी, बायोलॉजिकल रिकवरी, तो हमें समझ में आएगा कि अब सिविलाइजेशन कौन सा डायरेक्शन अख्तियार करेगी। और उसके इफेक्ट यकीनन पाकिस्तान और इस जैसे ममालिक जो हैं, जो ये समझते हैं कि नहीं साहब हमारे कल्चर पे, हमारी सोसाइटी पे, हमारे सोशल एस्पेक्ट पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, वो अल्टीमेटली इफेक्ट पड़ेगा। अभी नहीं तो बाद में पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा इसलिए कि बड़ी कुव्वतें, बड़े ममालिक इफेक्टेड हो रहे हैं। अच्छा, ये बात तो हो गई हमारी एक जनरल पैंडेमिक की। अब हम इसी टॉपिक पर रहते हैं, एलिनेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड-19। तो अब हम थोड़ी सी बात एलिनेशन की करते हैं। थोड़ी सी क्या ज़्यादा ही करनी पड़ेगी, क्योंकि एलिनेशन का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। इसको इस तरह से शुरू कर लेते हैं कि देखें, ह्यूमन जो है, हम इंसान जो हैं, हमारी डायनामिक्स कैसी है? हम असल में 4 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं। हम दुनिया को किस तरह से कॉन्टैक्ट में आते हैं दुनिया से? हम अपने विज़न के ज़रिए से, हम अपने 5 सेंसेस के ज़रिए से कॉन्टैक्ट में आते हैं ना। हम अपनी विज़न के ज़रिए से आते हैं, हम अपनी ऑल्फैक्शन के ज़रिए से, यानी नेज़ल जिसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी सेंस के ज़रिए से, हियरिंग के ज़रिए से जिसको हम ऑडिटरी सेंस कहते हैं, गस्टेटरी सेंस जिसको हम टंग कहते हैं, या फिर हमारा टैक्टाइल सेंसेशन है, सेंसरी सेंसेशन है, यानी स्किन है। तो ये पूरा का पूरा हमारा एक आउटर शेल है जिससे हम दुनिया में कॉन्टैक्ट में आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारा एक इनर रिंग भी है, एक इनर सेंस भी है, जिसको हम साइंस की ज़बान में माइंड कहते हैं, साइक कहते हैं, और रिलीजन की ज़बान में हम उसको स्पिरिचुअल कहते हैं, फिलॉसफी की ज़बान में हम उसको मेटाफिजिकल कहते हैं। और यही हमारा कनेक्शन है जो जाकर एलिनेशन से मिलता है। अब हम एलिनेशन को देखते हैं कि एलिनेशन क्या चीज़ है। दोस्तों, एलिनेशन की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि यार ये तो बस एक कोई बेज़ारगी, एक उकताहट और एक मायूसी की कैफियत है। असल में इससे बड़ा लफ्ज़ है। इसका डायमेंशन बड़ा वसी है। ये एक कैफियत है डिटैचमेंट की, ये है कैफियत एक माइंडलेसनेस की, ये कैफियत है अपनी वर्थ के लॉस हो जाने की, ये कैफियत है इस्ट्रेंजमेंट की, ये है कैफियत एक लैक ऑफ सिंपैथी की, ये कैफियत है कि आपका ओवरऑल सोशल डिटैचमेंट होता जा रहा है, आप अपनी मीनिंग लूज़ कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मतलब है इसका। तो हमको एलिनेशन को डिटेल में जानना पड़ेगा पहले कि एलिनेशन का रिलीजियस मीनिंग्स क्या है, एलिनेशन की फिलोसफिकल मीनिंग क्या है, इसकी पॉलिटिकल लीगल मीनिंग्स क्या है, इसकी साइकोलॉजिकल मीनिंग्स इन टर्म्स ऑफ लाइक हम कह सकते हैं क्या है। तो कहीं जाकर हमें समझ में आएगा कि हाँ भाई, अब हम इसको ह्यूमन स्ट्रक्चर से जोड़कर देख लेते हैं और कोविड-19 के बैकग्राउंड में हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि क्या चीज़ सामने आने वाली है। तो थोड़ा-सा एलिनेशन को हम फ्रॉम एंशिएंट टू कंटेम्परेरी टाइम इन द वर्टिकल एक्सिस देख लेते हैं, और इन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस हम उसके वो तमाम स्ट्रक्चरल उसको आपस में जोड़ लेते हैं। इस तरह एक 3 डायमेंशनल फिगर हमारी बन जाएगी एलिनेशन की। तो स्टार्टेड फ्रॉम द एंशिएंट। दोस्तों, अगर ज़्यादा लगे आपको कि लगे कि मैं बहुत बोल रहा हूँ, तो मुझे प्लीज़ आप रोक दीजिएगा, मसला नहीं है, क्योंकि फ्लो में बोलता चला जाऊँगा मैं। इनर सेंस को जब हम फ्रॉम द एंशिएंट टाइम स्टार्ट करते हैं, तो मेटाफिजिकल सेंस सामने आता है। हम ये सोचते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर एलिनेशन का मतलब एक वो सेंस है जिसको हम कॉन्टेम्पलेशन कहते हैं, एक एक्टेसी कहते हैं। कॉन्टेम्पलेशन का मतलब क्या है? कॉन्टेम्पलेशन का मतलब है इनर विजन, एक्टेसी का मतलब है इनर विजन। अब ये जो कॉन्टेम्पलेशन है ना, ये 2 फॉर्म में ही आती है। एक तो होती है ट्रांसेंडेंस और एक होती है इमिनेंस। ट्रांसेंडेंस जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, तो ट्रांसेंडेंस का मतलब एंशिएंट दौर से लेकर अब तक यही लिया गया है कि एक लिमिटलेस विजन है। एक ऐसा विजन है जिसका ताल्लुक टाइम से नहीं है, जिसका ताल्लुक स्पेस से नहीं है, प्लेस से नहीं है, एक लिमिटलेस विजन है। यानी रिलीजियस वो कॉन्सेप्ट है खुदा का जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड। और इमिनेंस जो है वो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर खुदा का कॉन्सेप्ट है कि मेरी तमाम कनेक्शन जो है वो खुदा से कनेक्टेड है, मेरी नीड्स के लिहाज से, मेरी जरूरियात के लिहाज से, मेरी दुआओं के लिहाज से। लेकिन ये जो दुआएं हैं, ये जो मेडिटेशन है, ये जो सारा प्रोसेस है, ये असल में हमें ट्रांसीडेंस और इमिनेंस के जरिए से, या इन शॉर्ट कॉन्टेम्पलेशन के फिनोमेना को डेवलप करके एलिनेशन से मिलाता है, एक एलिनेशन का फेस डेवलप करता है। इसको हम थोड़ा सा और आगे जाकर देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में रोमन एम्पायर के वक्त क्या था। देखिए, प्लूटो को जब हम पढ़ते हैं ना, तो आपको याद होगा कि प्लूटो और अरिस्टोटल में क्या फर्क था। प्लूटो जो है, जब अपनी विजडम की जब बात करते थे, तो आसमान की तरफ इशारा करते थे, और अरिस्टोटल हमेशा जमीन की तरफ इशारा करते थे। प्लूटो का मतलब यही था कि जो विजडम है वो आसमान की विजडम है, क्योंकि वो एक रिलीजियस इंटरप्रिटेशन देते थे। तो उन्होंने जब कॉन्टेम्पलेशन की बात की,
तो उन्होंने यही कहा कि जो ट्रांसेंडेंस का फिनोमेना है वो असल में इंटेलेक्ट है। ये वो इंटेलेक्ट है जो जो उनकी किताब थी, आपको याद होगा डायलॉग, जो रिपब्लिक में जो था सब कुछ, उसमें उन्होंने सब्सटेंस और फॉर्म का एक कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने यही बताने की कोशिश की थी कि असल में जो हकीकत है वो बिहाइंड है, मटेरियल के पीछे है, सब्सटेंस के पीछे है। और जैसा कि उन्होंने मिसाल दी थी कि जैसे सन है, सूरज है, सूरज इज द विजिबल रियल्म उन्होंने कहा था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि सन, उन्होंने कहा था कि सन इज नॉट द साइट बट द कॉज ऑफ द साइट इटसेल्फ, वो रोशनी की वजह है। बिल्कुल ऐसे ही जो गॉड है वो असल में गुड है, और वो गुड क्या है, वो एक इंटेलिजिबल रियल्म है। रियल्म हम कहते हैं एक स्टेट को, एक जहानत की पूरी स्टेट है। यानी इन शॉर्ट वो कहना ये चाह रहे हैं कि इंटेलिजेंसी जो है वो ये है जो चीजों को जानने की सच्चाई अता करे, जो सच कह रहा है उस सच को, उस सच्चाई के कहने वाले को समझने की ताकत अता करे, ये इंटेलिजेंस रियल्म है। तो उनका जो बड़ा कॉन्टम्पलेशन के हवाले से जो बड़ा एक आइडियल था वो सुकरात था, उनका उस्ताद था। वो समझते थे कि ये इंटेलिजेंस रियल्म की जो हाई पीक है वो सुकरात है। लेकिन उस स्टेज पे पहुंचने के लिए आपको अपनी मोरल वैल्यूज को उस लेवल तक ले जाना पड़ेगा। तो ये प्लेटो की फिलॉसफी के अंदर जो कॉन्टम्पलेशन का पूरा एक हमें एक्सप्लेनेशन नजर आती है, वो एलिनेशन के फिनोमेना को उस लिहाज से डिस्क्राइब करती है जिसमें रिलीजियस एलिमेंट है। लेकिन हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि जब प्लेटो के बाद सुकरात, और सुकरात के शागिर्द आ जाते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट की डेथ हो जाती है 322 में, और 323 में फिर प्लेटो की भी डेथ हो जाती, हमारे अरस्तु की भी डेथ हो जाती है। उसके बाद हेलेनिस्टिक पीरियड आता है। हेलेनिस्टिक पीरियड जो है दोस्तों 300 साल के बाद, यानी उसी हेलेनिस्टिक पीरियड के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी पैदा होते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 200 साल के बाद हमें प्लोटोनस का नाम आता है, जो न्यू प्लोटोनिज्म का कॉन्सेप्ट देता है। यानी वही जो बात जो प्लेटो ने कही थी उसको प्लोटोनस उस सारे के सारे कॉन्टम्पलेशन के कॉन्सेप्ट को क्रिश्चियनिटी से मिलाता है। यानी क्रिश्चियनिटी में जो ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है, यानी फादर सन और हाई होली स्पिरिट का जो कॉन्सेप्ट है, जो ट्राइंगल है, यानी फादर सन और होली स्पिरिट हम क्यों कहते हैं, फादर इज आल्सो गॉड, सन इज आल्सो अ गॉड, स्पिरिट इज आल्सो अ गॉड, होली स्पिरिट इज आल्सो अ गॉड। ये जो ट्रिनिटी है, इसको हमारे जो प्लोटोनियस थे, जो 200 साल के बाद पैदा हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के, उन्होंने इस ट्रिनिटी को वन से, इंटेलेक्ट से और सोल से मिला दिया। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने कहा वन इज द गॉड, इंटेलेक्ट इज द गॉड, सोल इज द गॉड। ये दो ट्रायंगल उन्होंने मिलाए प्लोटोनियस ने। उनकी किताब आई थी इनिएट के नाम से, ENNEADS, उसमें उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि कॉन्टेम्पलेशन का कॉन्सेप्ट इसी तरह से जाकर आगे जाकर ट्रांसेंडेंस से ही मिलता है। और इसकी एक गवाही आपको न्यू टेस्टामेंट से मिल जाती है, जहां पर उन्होंने एलिनिएशन के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया एपिलोट्रोमियाई। इसका मतलब यह है बीइंग एलिनिएटेड फ्रॉम, यानी खुदा से मिलने का मतलब ही एलिनिएशन का फिनोमेना है, खुद से अपने आप को डिटैच कर कर उस ट्रांसेंडेंस के अंदर चले जाना। ये बात होती है, हमें नजर आती है एंशिएंट दौर से लेके क्रिश्चियनिटी के दौर तक। और जब हम आते हैं, अच्छा एक और छोटी सी बात और मैं कर लेता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना फॉल ऑफ मैन का, कि इन आदम और हवा ने बने और हम, वो जो कॉन्सेप्ट है ना वो हमें कई मज़ाहिब में मिलता नजर आता है। क्योंकि इस तरह हम खाली इब्राहिमिक रिलीजन की बात कर रहे हैं, एलिनिएशन की, अगर हम फॉल ऑफ मैन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो 650, 750, 100 साल पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से, यानी उस जमाने ना क्रिश्चियनिटी है ना ये इस्लाम है, उससे पहले अगर हम हेसाइड को पढ़ रहे हैं, ये वही शायर है जो होमर के दौर का है, तो उसने खुदा के तमाम मेटाफोरिकल एक्सप्रेशंस को गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, हीरोज और आयरन में डिवाइड किया। और उसने कहा कि हम गोल्ड फॉर्म में थे आदम की शक्ल में, और अब हम आयरन की शक्ल में, द लीस्ट फॉर्म में। और ये सबसे ज्यादा वायलेंट फॉर्म है, सबसे ज्यादा क्रिमिनल फॉर्म है, सबसे ज्यादा करप्टेड फॉर्म है, विच वी आर नाउ। तो इस तरह से हेसाइड ने डिवाइड किया था खुदा के मेटाफोरिकल एक्सप्रेशंस को इन द फॉर्म ऑफ द ह्यूमन बीइंग, in the background of the contemplation। ये वही
चीज है जो हिंदुइज्म के अंदर आपको कलयुग की शक्ल में नजर आती है। जब वो कहते हैं कि हम कलयुग के दौर में हैं, यानी वो दौर है जो कलचक्र का आपको याद होगा कॉन्सेप्ट है कि वक्त का पूरा कॉस्मो कॉन्सेप्ट देता है हिंदुइज्म, उसके अंदर कलयुग क्या है कि ये कलयुग का दौर है, इसके अंदर बुराइयां फैली हुई हैं, इसमें हम एक दूसरे, इसके बाद एक अच्छा दौर आएगा। या हम जैनिज्म में देखें तो हमें अवसर पिनी नजर आता है। अवसर पिनी जो है वो उत्तर पिनी का उल्टा है। अवसर पिनी क्या है? हम 5th एरा ऑफ अवसर पिनी में रहते हैं, यानी ये वो खराब दौर है जिसमें हमारे साथ हम बुरे इंसान हैं। अब इसके बाद हम उत्तर सरपनी में जाएंगे। तो जैनिज्म के अंदर जो अवसरपनी का कॉन्सेप्ट है या कलयुग का कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म के अंदर है, या इब्राहिमिक रिलीजन या क्रिश्चियनिटी से होता हुआ इस्लाम के अंदर भी हम कहेंगे, जो फॉल ऑफ मैन का कॉन्सेप्ट है फ्रॉम गोल्डन एज टू आयरन फॉर्म में, फ्रॉम आदम हवा के प्योर फॉर्म से इस फॉर्म तक, वो सारा का सारा हमें किस तरफ लेके जा रहा है? वो हमें एलिनेशन की तरफ लेके जा रहा है थ्रू द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये हमें एक सिम्प एक डायरेक्शन नजर आती है। इसके इफेक्ट्स क्या हुए, ये बड़ी अच्छी बात है कि इसके इफेक्ट्स जो हैं वो हमें इन द सोसाइटी मोनास्टिसिज्म की शक्ल में नजर आए, हमें मॉन्कहुड की शक्ल में नजर आए, हमें वो जो नन्स नजर आती हैं चर्चेस के अंदर वो नजर आई, हमें बुद्धाइज्म और हिंदुइज्म के अंदर खुसूसन वो जो आपने देखा होगा मॉन्क घूम रहे होते हैं पहाड़ों के अंदर, वो सब एलिनिएशन की ही फॉर्म है कि आप अपने इनर सेंस ऑफ विजडम में चले गए। इट मींस कि आप डिटैच कर गए। तो ये एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट हमें यहाँ तक नजर आता है। अब हम थोड़ा सा रिलीजन से निकलते हैं और लीगल पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट में जाते हैं एलिनिएशन के, इसको भी देख लेते हैं क्या है ये। दोस्तों, रोमन दौर में भी एलिनिएट का मतलब होता था, एलिनियोटो का मतलब होता था टू ट्रांसफर ऑनरशिप। आप अपनी कोई ऑनरशिप को ट्रांसफर कर दें, अपनी जायदाद किसी को दे दें, अपने बच्चे किसी को दे दें, आप जो ओन करते हैं वेल्थ वो किसी को दे दें। दिस इज व्हाट वी कॉल एलिनिएटो। एलिनिएटो का मतलब हमने अपनी प्रॉपर्टी एलिनिएट कर दी। तो पॉलिटिकल और लीगल तरीके से भी इसका मतलब यही हुआ कि आपने अपने अंदर से कोई चीज निकाल दी, कोई चीज डिटैच करके निकाल दी। तो यूं मतलब इसका निकलता है। और आगे चलते हैं। अच्छा, इसके इफेक्ट्स भी सामने आए। यकीनन रिलीजन के इफेक्ट्स अगर इन द फॉर्म ऑफ मॉन्किज्म आए, यानी मॉन्क की शक्ल में आए, तो दूसरी तरफ सोसाइटी में मिस्टिसिज्म फैलता चला गया। मिडिवल दौर के अंदर खुसूसन आप देखिए सलीबी जंगें हुई, मोनास्टिसिज्म जैसे मैंने कहा वो फैलता चला गया। यूरोप के अंदर मास एलिनेशन हुई, औरतों को जिंदा जलाया गया, जिसको हम लोग वो विच हंटिंग कहते थे। वो सारे के सारे जो आपको सोशल स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं मिडिवल के दौर में, सोशो पॉलिटिकली वो एलिनिएशन से आ रहे हैं, वो रिलीजियस एलिनिएशन उसके अंदर रोल प्ले कर रहा है। अब थोड़ा सा हम 15वीं सदी में आ जाते हैं, 16वीं सदी में आ जाते हैं, और अब हम देखते हैं कि पिछले 500-600 सालों में एलिनेशन की शक्ल किस शक्ल में, एलिनेशन की शक्ल किस सूरत में हमारे सामने आती है। एज ऑफ इनलाइटनमेंट के अंदर हमें जो सोशो पॉलिटिकल हिस्ट्री मिलती है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो शख्स मुझे मिला वो ह्यूगो ग्रूटियस था। ह्यूगो ग्रूटियस जो है वो 16th सेंचुरी में आया था, डिप्लोमेट था, लॉयर था, पोएट था, प्ले राइट था। उन्होंने कहा कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, जो हम इंसानों का सोसाइटी के साथ कॉन्टैक्ट है, जिसको हम सोवेरेनिटी कहते हैं, वो 2-3 तरह की होती है। वो कहते हैं एक डोमेस्टिक सोवेरेनिटी होती है, एक इंटरडिपेंडेंट सोवेरेनिटी होती है, एक इंटरनेशनल लीगल सोवेरेनिटी होती है। मतलब हम आजाद नहीं है अपने माशरे में, हम अपने स्टेट से कंट्रोल में है, वो जिस कॉल्ड डोमेस्टिक सोवेरेनिटी। बिल्कुल ऐसी हमारी स्टेट किसी और स्टेट से कनेक्शन में है, इसको हम कहते हैं इंटरडिपेंडेंट सोवेरेनिटी। कोई भी स्टेट आजाद स्टेट नहीं है, हर स्टेट दूसरी स्टेट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रही है। बिल्कुल ऐसी एक इंटरनेशनल लीगल सोवेरेनिटी है कि एक इंटरनेशनल पावर है जिसने तमाम स्टेट्स को कंट्रोल किया हुआ डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो सोवेरेनिटी की पूरी एक साख है जिसके अंदर हम इंसान फंसे हुए हैं। इसे ह्यूगो ग्राइटस ने 16th सेंचुरी में, जो डच ह्यूमनिस्ट था, उसने एक्सप्लेन किया था। उसने कहा था कि देखें साहब, कुछ चीजें इनएलिएनेबल हैं, कुछ चीजें एलिएनेबल हैं। इनएलिएनेबल का मतलब यह है कि कुछ ऐसे नेचुरल राइट्स हैं जिसको आप नहीं देंगे, किसी को नहीं दे सकते आप। वो नेचुरल राइट्स हैं, वो खुदा की दी, वो मेरा प्लेजर सेंस है, वो मेरा फ्रीडम का एहसास है, ये इनएलिएनेबल है। एलिएनेबल क्या है कि आप एलिनेट कर लें, मेरी आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर लें, मेरे लीगल राइट्स ले लें, मेरे सोशल राइट्स ले लें, ये एलिनेबल है। तो उन्होंने इस तरह से एलिनेबल और इनएलिनेबल को के अंदर एक डिस्टिंक्शन पैदा की थी। 17वीं सदी में आ जाइए। 17वीं सदी में यही काम हमें फ्रांसिस हचिनसन करते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने मोरल फिलॉसफी के लिहाज से बात की थी स्कॉटिश इनलाइटनमेंट के दौरान। उस दौरान उन्होंने मोरल फिलॉसफी की बात की। उन्होंने बताया कि नेचुरल राइट्स में और लीगल राइट्स में क्या फर्क होता है। कमोबेश यही बात उन्होंने भी की थी, लेकिन उन्होंने थ्योरी पेश की थी, थ्योरी ऑफ स्टेट ऑफ नेचर। उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जो प्रिलिमिनरी थ्योरी जो रोसो से पहले आई थी, वो इन्होंने ही दी थी। इनकी तालीमात के बाद, इनकी एलिनेशन और इनएलिनेशन के कॉन्सेप्ट के बाद हमें जो एरा नजर आता है वो डेविड होम का है, वो थॉमस हॉब्स का है,
वो जॉन लॉक का है, वो जैन रूसो का है। ये रूसो वगैरह जो हैं, उन्होंने भी यही बात की। उन्होंने कहा है कि सिविक सोसाइटी में और नेशन स्टेट का जब कॉन्सेप्ट एक्सपैंड होगा तो एलिनिएशन की शक्ल फैलती चली जाएगी। हम जब कभी भी इनएलिनेट होंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन जब जब हम एलिनेट होंगे, जब जब हमारे राइट्स हमसे लेते जाएंगे। इसी चीज को जब हम 18वीं सदी में रोमांसिज्म के दौर में आते हैं, लिटरेचर के अंदर जर्मन रोमांसिज्म में, तो हमें समझ में आता है कि वहां पर इस पर बाज़ाब्ता काम किया कई लोगों ने। फिशे है, फ्रेडरिक शेगल है, नोवेलिस है, इन्होंने एलिनेशन को अलग सेंस में लिटरेचर में बयान किया। उन्होंने कहा एक चीज होती है निगेटिव एलिनेशन, एक चीज होती है पॉजिटिव एलिनेशन। निगेटिव एलिनेशन का मतलब क्या है कि जब कभी भी ह्यूमैनिटी नेचर के साथ सेपरेट हो जाए तो वो निगेटिव एलिनेशन है। जब कभी भी हम नेचर के साथ कनेक्ट हो जाए तो वो एक पॉजिटिव एलिनेशन है। तो उसको उन्होंने लिटरेचर की फॉर्म में दिया। और आगे चले जाइए सर। आगे जब हम आते हैं 18th सेंचुरी में, तो साइकोलॉजी में हमें मेंटल एलिनेशन का कॉन्सेप्ट मिलता है। फिलिप पेनेल उनका नाम था, फ्रेंच फिजिशियन थे। उन्होंने बताया कि साहब एलिनेशन जो है डी एलिनेट हो सकती है अगर हम इमोशनल और सोशल कंडीशंस को रिजॉल्व करें, अगर हम मोरल तरीके से मरीजों का इलाज करें, क्योंकि फिजिशियन थे, तो हम मेंटली तौर पे डी एलिनेट कर सकते हैं। उसके बाद का दौर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही वाली बात हैगल की बात आएगी और इमैनुअल कांट की बात आएगी। हैगल ने इसके ऊपर बड़ा काम किया। आपको पता है हैगल कौन था, और अभी हमने इसका जिक्र भी किया। थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस वाली बात, जो तारीखदान भी थे, फिलोसोफर भी थे, मजहबी आदमी थे, क्योंकि ये मार्टिन लूथर किंग से मुतासिर थे। मार्टिन लूथर किंग वही थे जिन्होंने रिलीजियस रिफॉर्मेशन की हिस्ट्री दी थी 16th सेंचुरी से पहले के अराउंड। उन्होंने जो चर्च डेवलप किया था, प्रोटेस्टेंट चर्च, हम ल्यूथरन चर्च कहते हैं, ये उसके फॉलोअर थे। इन्होंने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म की बात की, क्योंकि प्लेटो से मुतासिर थे ना। तो प्लेटो ने आइडियलिज्म की थ्योरी दी थी। उन्होंने रियलिटी की थ्योरी आइडियलिज्म के हवाले से दी थी, यानी वही वाली बात जो थोड़ी देर पहले हमने की थी, कॉन्टेम्पलेशन की बात। ये उनसे मुतासिर थे, तो इन्होंने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म की बात की। और इसी को आगे फैलाया इमैनुअल कांट ने ट्रांसेंडेंट आइडियलिज्म के नाम से। इन दोनों बातों में बड़ा बारीक सा फर्क है तो बात फिलोसफिकल, लेकिन इसको हम समझ लेंगे तो हमें थोड़ी सी बात समझ में आएगी कि फिलोसफर किस तरह सोचते थे। कि देखें, जो सेल्फ है, इमैनुअल कांट क्या कहता है कि जो सेल्फ है, हमारा जो सेल्फ, वो हिस्ट्रिकली और सोशली क्रिएटेड होता है, और फिर वो इन इट सेल्फ एलिनिएट होता है जब वो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड के साथ कॉन्टेक्ट में आता है। जब हम ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड के साथ कॉन्टेक्ट में आते हैं ना, तो उसके बाद हम एलिनिएट होना शुरू होते हैं। और जब ये एलिनिएशन को, हम सेल्फ डिटैचमेंट को दूर करना चाहते हैं, तो हमको डी एलिनिएट होना पड़ेगा। डी एलिनिएट हम किस तरह से हो सकते हैं? तो इमैनुअल कांट ये कहते हैं कि यू हैव टू डेवलप another aspect called self consciousness, which may be achieved by the self sacrifice to the common good. हम अच्छे काम करते हैं, अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं, अच्छाई सोसाइटी के लिए पैदा करते हैं या खुद के लिए, तो उसकी जो सेल्फ कॉन्शियसनेस डेवलप होती है, वो हमको डी एलिनिएट करती है इस ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड की वजह से डेवलप होने वाली एलिनिएशन से। ये इनका कहने का मतलब था, हमारे इमैनुअल कांट का। लेकिन हमारे जो हेगल है, उन्होंने ये बात नहीं कही थी। हेगल ने जब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म से पहले ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म की बात की, उन्होंने कुछ और कहा था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था गीस्ट का, जिसको रू कहते हैं। वो एक नया रिलीजन भी डेवलप करना चाहते थे। उन्होंने गीस्ट का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने सबलेशन की बात की थी। उन्होंने कहा था कि सबलेशन का मतलब यह है कि यू डू नॉट हैव to eliminate or disintegrate, not eliminate or reduce yourself. You just have to find contradictory or opposing factors between two. वो कहते हैं कि अगर आपको डीएलिनेट होना है, अगर आपको एलिनेशन से बचना है, तो अपने सेल्फ के कॉन्ट्राडिक्टरी और अपोजिंग फैक्टर्स को जान लीजिए, उनके दरमियान में कोई रास्ता फ्रीडम का निकाल लीजिए। यानी उनका कहने का मतलब है कि डोंट गो अप टू द ट्रांसेंडेंट, डोंट गो अप टू द इमेंस, फाइंड द बिटवीन लाइन। वहां फ्रीडम मौजूद है, वहां से तुम डीएलिनेट कर लोगे। ये हमारे कहते हैं हेगल। अच्छा, हेगल के बाद जो, और ये हेगल ही थे जिन्होंने, मजेदार बात है कि पिनेल को भी अप्रिशिएट किया। ये वही पिनेल फिजिशियन जिसका मैंने जिक्र किया, जिन्होंने कहा था कि साहब वो मोरल थेरेपी से आप डिलीनिएट कर सकते हैं। हेगल ने पिनेल को भी अप्रिशिएट किया। हेगल के बाद फिर हम देखते हैं वेस्ट के अंदर दो ग्रुप बनते हैं, एक है यंग हेगेलियंस का और एक है ओल्ड हेगेलियंस का।
ओल्ड जो है वो राइटिस्ट हेगेलियन कहलाए। उन्होंने रिलीजन और पॉलिटिक्स को रिलीजन को उसको पॉलिटिकली जो है कंजर्वेटिव फॉर्म में लिया, जबकि जो न्यू हेगेलियंस थे उन्होंने उसको मैं कह सकता हूँ कि इनोवेटेड फॉर्म में लिया, इनोवेशन डेवलप की पॉलिटिक्स में भी और रिलीजन के अंदर भी। उनसे मुतासिर होकर, और एक और साहब थे जिनका नाम लुडविग एंड्रियो था, लुडविग एंड्रियो से मुतासिर होकर, क्योंकि लुडविग एंड्रियो ने किताब लिखी थी क्रिश्चियनिटी के ऊपर, द एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी, और उसमें उन्होंने क्रिश्चियनिटी को क्रिटिसाइज किया था, और उन्होंने कहा था कि वर्शिप ऑफ गॉड जो है इज इटसेल्फ अ फॉर्म ऑफ एलिनिएशन। ये जो मजहब का फिनोमेना है, खुदा की जो वर्शिप है, ये असल में एलिनिएशन डेवलप करता है। क्यों डेवलप करता है? तो उन्होंने इसको यूं बयान किया था, उन्होंने कहा था कि इट प्रोजेक्ट ह्यूमन क्वालिटीज टू एन एक्सटर्नल आइडिया। इंसान को एक एक्सटर्नल आइडिया के कंट्रोल में दे देता है, और इस तरह से वो अपने सेल्फ से अपार्ट कर देता है, अपने सेल्फ से अपार्ट करने की रियलाइजेशन दे देता है। तो लुडविग साहब के जो ये कॉन्सेप्ट था, या हेगल साहब की ये जो का जो ट्रांसेंडेंस के हवाले से आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट था, उसके बाद से जो यंग हेगेलियंस हेगेलियंस आए, उनमें जो लोग जिन्होंने इसको मुतासिर किया, वो चार्ल्स डार्विन हैं, वो कार्ल मार्क्स हैं, वो सिगमंड फ्राइड है, वो फ्रीडरिक नीत्शे है, वो रिचर्ड वैगनर हैं। ये वो लोग हैं जो यंग हेगेलियंस कह सकते हैं उन्हें, जो उस फिलॉसफी से मुतासिर हुए, और उन्होंने रिलीजन में भी और फिलॉसफी में भी इनोवेशन डेवलप की, नई बात की। अब थोड़ी सी इकोनॉमिकल एलिनेशन को समझने के लिए हमें सीधा सीधा कार्ल मार्क्स को दोस्त देखना ही पड़ेगा, क्योंकि कार्ल मार्क्स थे जिन्होंने इकोनॉमिकल एलिनेशन के बैकग्राउंड में सभी बातें कर दी। उन्होंने ये भी बताया कि इकोनॉमिकल एलिनेशन, सोशल एलिनेशन, इसी से डेवलप होता है पॉलिटिकल एलिनेशन, इसी से डेवलप होता है ह्यूमन एलिनेशन और आइडियोलॉजिकल एलिनेशन। कार्ल मार्क्स ने खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि ये असल में जो आपका समाजदाराना निजाम है, ये जिस कैपिटल सोसाइटी में हम आज सारी दुनिया रहती है, ये असल में एलिनेशन डेवलप करता है। उनका कहना है कि ये जो वर्कर्स होते हैं, जिनको हम प्रोलेटरिएट कहते हैं, और जिन पर एक कंट्रोल है काबिज ग्रुप, जिनको हम बोर्जुआ कहते हैं, ये वर्कर जिस सोसाइटी में दोस्तों रहते हैं, वो अपने आप से डिटैच हो जाते हैं। और उन्होंने कहा था कि कैपिटलिज्म आपको इकोनॉमिकली इस शक्ल में लेकर चला जाएगा, साइकोलॉजिकली। क्यों? इसलिए कि जब आप वर्कर होते हैं, आप लेबर होते हैं, आप $10 पर आवर का काम कर रहे होते हैं, आपको इस बात से कोई इंटरेस्ट नहीं होता है कि उसका फायदा सोसाइटी को क्या मिल रहा है। आपको इस बात से कोई फायदा नहीं होता है कि आप क्या मटेरियल उसमें जोड़ रहे हैं। आपको इस बात का कोई फायदा नहीं होता है कि आप, क्योंकि आपके पैसे फिक्स हैं, आपको अपने ओवर पूरे करना है, जाना है। आपकी उसके अंदर जो अगर कोई क्रिएशन है तो कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि वो तो मशीनी काम है, हर आदमी वही कर रहा है, सब लोग अपने बॉक्सेस में बंद है। तो अल्टीमेटली आपकी अंदर एक डिटैचमेंट डेवलप हो जाती है। आप आते हैं, आपको इससे भी कोई गर्ज नहीं होती कि सोसाइटी को क्या मिल रहा है। आप आते हैं, मशीन की तरह काम करते हैं, निकल जाते हैं। दैट्स अबाउट इट। तो ये चीज आपके अंदर एलिनिएशन डेवलप करती है, पहले वर्क से डेवलप करती है, फिर आपके अपने आप से, फ्रॉम द वर्क, एंड देन फ्रॉम द इनसाइड यू डेवलप एलिनिएशन। हत्ता कि ये होता है कि लाइक अ प्लेग आप अपने काम को अवॉइड करते हैं। आप कभी देखिए वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर भी आकर, और खुद अपने आप ही, हमारे यहाँ मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं यहाँ के बारे में कह सकता हूँ कि 22 साल में एक चीज बड़ी कॉमन है जो मैंने देखी, कि हर संडे की रात को सबका बुरा हाल होता है। क्यों? और हर फ्राइडे को सब खुश होते हैं, सब कहते हैं जान छुट्टी, अब हमें वीकेंड मिलेगा। वजह क्या है? एलिनिएशन। इस कदर बोर हो चुके होते हैं, किसी का दिल नहीं करता है काम करने का, क्योंकि उसमें कहीं पर भी उनका अपना कोई रोल ही नहीं होता, वो तो सोसाइटी का रोल चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही कार्ल मार्क्स ने पॉलिटिकल एलिनेशन की बात की थी। पॉलिटिकल एलिनेशन में कार्ल मार्क्स ने दो टर्मिनोलॉजी की बात की थी, एक कहलाती है कॉमोडिटी फेटिशिज्म, और एक कहलाती है रिफिकेशन। कॉमोडिटी फेटिशिज्म का मतलब क्या है? उन्होंने कहा था कि भाई देखें, हमारे जो कनेक्शन है ना, सोशल कनेक्शन सोसाइटी में, वो रिलेशनशिप बिल्कुल प्रोडक्शन और एक्सचेंज के ऊपर रह जाएगी। हमारी रिलेशनशिप इंसानों वाली नहीं रहेगी, हमारी रिलेशनशिप थिंग्स वाली हो जाएगी, चीजों वाली हो जाएगी। हम मनी और हम एक्सचेंज कमोडिटीज में चले जाएंगे, हम मार्केट ट्रेड में चले जाएंगे, हम रेफिकेशन का शिकार हो जाएंगे। रेफिकेशन का मतलब ये कि हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनकर रह जाएंगे सोसाइटी के। हमारी शादियां, हमारी मोहब्बतें, हमारी जिंदगियों में हर काम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन जाएगा। हम स्टेटस में शादियां करेंगे, हम एक दूसरे से यही के साथ, फला BMW है तो मैं भी BMW, फला के पास ये स्टेटस है तो मेरा भी ये स्टेटस होगा। तो वो स्टेटस का कनेक्शन होना शुरू हो जाएगा, इंसानों का कनेक्शन खत्म हो जाएगा। तो उनका कहने का मतलब ये कि जब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, तो ये
ये हमारी कैपिटलिज्म की देन है। पॉलिटिकल नेशन के अंदर उन्होंने बात, सॉरी ह्यूमन एलिनेशन के अंदर फिर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि उसके नतीजे में क्या होगा, इस तरह की इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल एलिनेशन के नतीजे में जो सोसाइटी डेवलप होती है, जो इंडिविजुअल डेवलप होता है, उसमें लॉस ऑफ क्लोजनेस होता है, उसमें इफेक्शंस नहीं होता, उसमें जो लोग लोअर लेवल का भी अगर काम करते हैं तो वो सिर्फ सर्वाइवल का पैसा बनाते हैं और बाकी कहते हैं खैर हमें नहीं चाहिए, बस जिंदा रहना है। फिर वो रिलीजन के ऊपर आए तो उन्होंने कहा रिलीजन एलिनेशन डेवलप करता है। यहाँ पर उन्होंने सेपरेट होकर भी बात की। उन्होंने कहा कि रिलीजन एलिनेशन क्यों डेवलप करता है, इसलिए डेवलप करता है क्योंकि रिलीजन का अपना सर्वाइवल डिपेंड करता है इनइक्वालिटीज के ऊपर, स्टेटस के डिफरेंसेस के ऊपर, गुर्बत के ऊपर, मसाइल के ऊपर, प्रॉब्लम्स के ऊपर, बीमारियों के ऊपर। अगर ये सब चीजें ना हो, अगर स्टेटस बराबर हो जाए लोगों के, अगर जिंदगी में खुशहाली आ जाए, तो फिर रिलीजन की तरफ आपका वो एटीट्यूड नहीं रहेगा। तो उनका कहने का मतलब ये है कि रिलीजन जो है उसकी बुनियादों में एलिनेशन मौजूद है। वंस यू आर रिलीजियस यू विल बी एलिनिएटेड अल्टीमेटली। इसी तरह जाहिर बात है कि इनके ऊपर भी कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, जैसे कि मैक्स स्टर्नर का नाम सामने आता है उसी दौर में। उनकी किताब आई थी द ईगो एंड इट्स ओन। उन्होंने कहा था कि सब जो ह्यूमैनिटी है वो भी एलिनेशन डेवलप करती है किसी भी इंडिविजुअल में। तो बाद में कार्ल मार्क्स और जो फ्रेडरिक एंजल्स हैं उन्होंने खुलकर लिखा, उन्होंने अपनी जर्मन फिलॉसफी वाली किताब के अंदर लिखा कि नहीं साहब ऐसा नहीं है, इंसान जो है वो बेसिकली सोशल रिलेशन से मिलकर बनता है। इंसान इज द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, इज द प्रोडक्ट ऑफ सोशल रिलेशन। हम तो असल में कंडीशनड होते हैं, पूरी ह्यूमन की लाइफ सर्कमस्टांसेस की वजह से डेवलप होते हैं। हम जो है वो एक कॉम्बिनेशन है पर्टिकुलर जर्नल्स का जो सोसाइटी से डेवलप होते हैं, यही है हम। तो ह्यूमैनिटी इज द बेसिक, ये एलिनेशन डेवलप नहीं करती है। एनीवे ये बात आगे बढ़ती है, फिर हमें और भी कुछ फिलॉसफीज नजर आती हैं 18वीं-19वीं सदी में। हमें कई एक नाम नजर आते हैं, जर्मन सोशियोलॉजिस्ट हैं सिमेल साहब, और एक टोनीज हैं फर्डिनेंड टोनी, वो नजर आते हैं। वो इंडिविजुअलाइजेशन पर बात करते हैं, वो अर्बनाइजेशन पर बात करते हैं। खुसूसन जो दोस्तों सिमेल हैं, सिमेल साहब जो हैं जॉर्ज सिमेल, उन्होंने कहा था कि जो मनी है, पैसा जो है, वो एलिनेशन डेवलप करती है, क्योंकि वो रिलेशनशिप में जब डेवलप होती चली जाती है तो एलिनेशन उसी लिहाज से डायरेक्टली बढ़ती चली जाती है। या जो हमारे टोनी हैं, फर्डिनेंड टोनी, उन्होंने कहा था कि जो कम्युनिटी और सोसाइटी में डिफरेंसेस क्या है। कम्युनिटी एक ग्रुप होता है, सोसाइटी उन कम्युनिटी से मिलकर बनती है। तो कहते हैं कि कम्युनिटी सोसाइटी के अंदर जब चीजें टुवर्ड्स द गोल हो जाती हैं तो एलिनेशन डेवलप हो जाती है, रिलेशनशिप सेकेंडरी हो जाती है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और भी है साहब जिनका नाम था राइट मिलर। राइट मिल्स जो थे उन्होंने कहा था कि व्हाइट कॉलर जॉब, जब आप एक कमर्शियल दुनिया में जाते हैं तो एलिनेशन से कैसे कनेक्ट होते हैं, क्योंकि आप अपनी पर्सनैलिटी बेचते हैं। आप व्हाइट कॉलर हैं, आप लाइक किस तरह से आपको इंटरव्यू देना है, कैसे आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे अपने आपको सोसाइटी में माहौल कैसे बेचना है, दिस इज व्हाट, ये एक तरह की कमर्शियल अपनी वैल्यू डेवलप कर रहे हैं, तो वो एक एलिनेशन है। अच्छा, अब इसमें अगर हम जेन पॉल सार्टर का जिक्र नहीं करेंगे ना तो ये बात अधूरी रह जाएगी एलिनेशन की। इसलिए कि जीन पॉल सार्टर या जो फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट है, या जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है, या फलसफा वजूदियत है, या फिनोमेनोलॉजी है। फिनोमेनोलॉजी तो आप समझते हैं ना कि स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ कि जो कॉन्शियसनेस के का जो फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन है, जो फिलोसफिकल स्ट्रक्चर है एक्सपीरियंस का, उसको हम फिनोमेनोलॉजी कहते हैं। तो ये जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है उसके बैकग्राउंड में भी एलिनेशन को डिफाइन किया गया है। किस तरह से डिफाइन किया गया? उन्होंने कहा कि जब कभी भी माइंड और बीइंग के दरमियान इनएडुकेसी डेवलप हो जाती है तो एलिनेशन डेवलप हो जाती है, क्योंकि ह्यूमन माइंड एज ए सब्जेक्ट देखता है, दुनिया को एज ए ऑब्जेक्ट। इन दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान जो जो फर्क बढ़ता चला जाता है, एलिनेशन क्रिएट होती चली जाती है। इस बात को किर्कगार्ड ने कहा था, और किर्कगार्ड से ही मुतासिर होकर हमें जीन पॉल सार्टर भी नजर आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि किर्कगार्ड जो थे वो रिलीजियस थे, और उन्होंने कहा था कि जब कभी भी हम खुदा से सेपरेट होते हैं, गॉड से सेपरेट होते हैं, तो एलिनेशन डेवलप होती है। लेकिन उसके बाद फिर जब जीन पॉल सार्टर आते हैं तो वो एक नई थ्योरी देते हैं। वो कहते हैं कि साहब एग्जिस्टेंशियलिज्म की थ्योरी, वो कहते हैं कि इंसान जो है वो थिंग इन इटसेल्फ है। सेल्फ जो है वो थिंग इन इटसेल्फ है, लफ्ज यूज किया उन्होंने। थिंग इन इटसेल्फ का मतलब क्या है? एसेंस है। एसेंस का मतलब क्या है कि हम थिंग इन इटसेल्फ हैं और हम एक इन्फिनिटली ओवरफ्लो कर रहे हैं। और ये इन्फिनिटिव ओवरफ्लो जो है ये रिफ्लेक्टिव कॉन्शियसनेस में जाहिर होता है। यानी जो बात मैं इस वक्त कर रहा हूं बस यही हूं मैं, मेरा मटीरियल कुछ भी नहीं है। आई एम नॉट अ मैन। इंपॉर्टेंस ये है कि मेरा मैसेज क्या है,
मैं बात क्या कर रहा हूँ, मैं काम क्या कर रहा हूँ, मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, लोगों को बचा रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है। मैं फैमिली की मदद कर रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई चीज अगर मुझे आती है, मैं बयान कर रहा हूँ, तो वो इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं हूँ इंपॉर्टेंट, आई एम नथिंग, एग्जिस्टेंस प्रीसीड एसेंस, उसने कहा था। उसने कहा था कि ये बिल्कुल उल्टा है। मजहब जो है वो कहता क्या है, मजहब कहता है एसेंस प्रीसीड एग्जिस्टेंस। पहले हमने रूह पैदा की और फिर उस रूह को हमने जिस्म में डाल दिया। ये मजहबी कॉन्सेप्ट है। तो क्या हुआ कि जब रूह को डाल दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि रूह के अंदर आपने कैरेक्टर्स डाल दिए थे पहले, कि तुम्हें किस तरीके से किस रास्ते पे जाना है। सार्थर और कहता है, जीन पॉल सार्थर कहते हैं कि नहीं, एग्जिस्टेंस प्रोसीड एसेंस। हमने पहले मटेरियल फॉर्म में हम आ गए हैं, अब जो चीज हम अपने से डेवलप करेंगे, जो एसेंस निकलेगा, जो चीज निकलेगी, जो रिफ्लेक्टिव कॉन्शियसनेस है, विच इज व्हाट वी आर एक्चुअली, वो है हम। तो वो कहते हैं कि इंसान कुछ भी नहीं है। इंसान असल में एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस क्या है, एक कंपोजिशन है एसेंशियल्स का, लाइक बर्थ है, ग्रोथ है, इमोशन है, एस्पिरेशंस हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, डेथ है। दैट्स अबाउट इट। यही 5-6 चीजें हैं जो इंसान को बनाती हैं। यही इंसान है। उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव कॉन्शियसनेस, जो एसेंस हमें से डेवलप होता है। तो यहाँ पर जीन पॉल सार्टर जो है, एलिनेशन के बैकग्राउंड में अगर हम इसको समझे तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एलिनेशन के इफेक्ट जब आएंगे, जब हम देखेंगे, तो उसमें जीन पॉल सार्टर का फलसफा हमारे सामने आ जाएगा उठ के। अब उसके बाद जो उन्होंने बात की, वो एक अदर बात है जो मैं नहीं करना चाहता अभी। वो उन्होंने ये के हिसाब से दूसरे लोग क्या हैं अगर ये आप हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि ये वो सेल्फ कॉन्शियसनेस है जिसके लिए उन्होंने एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल वर्ड यूज किया था, मैजिस्टिक डिजायर है। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, ये एक और चीज है, इससे बात थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन उनका जो ड्रामा था नो एग्जिट, मैंने पढ़ा था, तो उन्होंने कहा था हेल इज द अदर प्योर, इट्स लाइक ए मैजिस्टिक डिजायर। तो एक डिफरेंट मीनिंग है उसके सेक्सुअल अंदाज में, ये एक अलग मीनिंग निकल जाते हैं। लेकिन जब हम सिगमंड फ्राइड पर आते हैं एलिनेशन समझने के लिए, तो सिगमंड फ्राइड जो है हमको जो हमें हाइपोथेटिकल जो हमें साइक एपरेटस देता है, उसमें उसने एक एपरेटस यूज किया है स्प्लिटिंग के नाम से। ये स्प्लिटिंग क्या चीज है, मैं इस पर गौर कर रहा था। स्प्लिटिंग जो है ना, ये है कि जब हम दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट अंदाज में देखना शुरू कर दें। दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, दुनिया कलरफुल है। रिलीजन ये बोलता है कि आप ब्लैक एंड व्हाइट, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। दुनिया में सब अच्छे बुरे नहीं होते हैं, दुनिया मिक्स है, दुनिया में ग्रे कलर है, दुनिया में ऑल कलर्स हैं। तो वो ये कहते हैं कि जब आदमी के अंदर स्प्लिटिंग डेवलप हो जाए, जब आदमी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए, और ये वो रिप्रेशन है, ये कॉन्फ्लिक्ट है, जब ये सुप्रेस होकर जब जब एक्सपोज होता है, तो फिर उसके बाद एलिनेशन वो कहते हैं कि डेवलप हो जाती है, स्प्लिटिंग की शक्ल में सामने आती है। तो यूं उन्होंने अपने तौर पर बयान किया। और आगे अगर हम चले जाएं, तो थोड़ी सी बात मैं टेक्नोलॉजी की जरूर कर लेता हूं, लेकिन इतना ही कहूंगा कि टेक्नोलॉजी, आप सोच रहे होंगे क्या एलिनेशन डेवलप करती है। हाँ साहब, टेक्नोलॉजी एलिनेशन डेवलप करेगी, नेचुरली डेवलप करेगी, इसलिए कि इकोनॉमी से कनेक्टेड है, इसलिए कि कैपिटलिज्म से कनेक्टेड है। कैपिटलिज्म उसके बिहाइंड खड़ा हुआ है। जब कैपिटलिज्म एलिनेशन डेवलप कर रहा है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, तो फिर ये क्यों नहीं डेवलप करेगी? बिल्कुल डेवलप करेगी। अब ये जरूर है कि इसके पॉजिटिव फैक्टर्स बहुत सारे हैं। हमारी जो टेक्नोलॉजी ने बड़ा मेजर रोल प्ले किया है साइंटिफिक रिसर्च के अंदर। टेक्नोलॉजी ने बड़ा रोल प्ले किया है हमारी कम्युनिकेशन के अंदर, हम आपस में बैठे बातें कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने ट्रांसपोर्ट में बड़ा रोल प्ले किया है, टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी ने लर्निंग प्रोसेस में, टेक्नोलॉजी ने मेडिकल फील्ड में बड़ा रोल प्ले किया है। आज अगर यही कोविड 10 साल पहले आता और टेक्नोलॉजी नहीं होती, तो हम एक अलग मुश्किल में होते। तो टेक्नोलॉजी ने इस वक्त हमारी हेल्प भी की है, लेकिन टेक्नोलॉजी ने मास ड्रॉबैक्स डेवलप किए हैं, मास एलिनेशन डेवलप किए। उसने हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को डैमेज किया। उसने हमारे मैसेज को ओपियाइट की तरह टेक्नोलॉजी की शक्ल में दे दिया, वो ओपियाइट की तरह यूज करते हैं। हमारे अंदर एक सोर्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन डेवलप कर दी है, हमारे अंदर एक स्ट्रेन डेवलप भी किया है। टेक्नोलॉजी ने हमें जैसे कि ये हमारे जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, जिनके ऊपर भी गूगल हमारे ट्विटर ने पाबंदी लगा दी, ट्रम्प के ऊपर। क्यों लगाए? इसलिए कि उनके जो वो थे, टेक्नोलॉजी को यूज करके दुनिया में एनार्की फैला रहे थे, खुसूसन अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम को डैमेज कर रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेक्नोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है मैसेज की शक्ल में, इन्वायरमेंटल इरिटेशन कर सकता है, इवन वॉर प्रोड्यूस कर सकता है, इवन इंटरनल और एक्सटर्नल एलिनिएशन डेवलप कर सकता है, सोशल रिवॉर्ड बना सकता है हमको जो बना रहा है। तो उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी है, बहुत से पॉजिटिव सेंस भी। अब मैं लेक्चर खत्म करने से, यानी जो भी मैंने बातें की, लेक्चर तो क्या था, बस जो बातें मैंने की हैं, इसको खत्म करने से पहले 5-10 मिनट और लेकर, 5-7 मिनट लेकर ये बता देता हूं कि सोशल डायनेमिक्स हम क्या देख रहे हैं, क्या डेवलप वाले हैं। साइकोलॉजी
में क्या नजर आ रहे हैं, मोटी मोटी बातें करूंगा, इसलिए कि सब प्रिडिक्टेबिलिटी है। जब हमें एलिनेशन समझ में आ जाता है तो हमें प्रिडिक्टेबिलिटी खुद ही हम डेवलप करने के लायक हो जाना चाहिए हमें। यही है असल में लर्निंग का मतलब। एक राइटर थे मेल्विन सीमन, उनको मैं देख रहा था, उनकी किताब भी आई थी ऑन द मीनिंग ऑफ एलिनेशन, और उस बैकग्राउंड में जब देख रहा था कोविड, तो मैं समझ रहा था कि जो मेजर चीजें नजर आ रही हैं वो यही है। हमारे अंदर पावरलेसनेस डेवलप हो गई है, यानी वी आर मोर डिपेंडेंट ऑन लक एंड चांस। वी डोंट नो कि कौन आदमी हमें हमारे सामने छींक दे और वायरस हमारे अंदर चला जाए, और वायरस कौन सा रूट अख्तियार करे, हमें मार दे या हम बच के निकल जाए। तो पावरलेसनेस डेवलप हो गई है, सिंपल इज दैट। बिल्कुल वही वाली बात जो मार्क्स ने क्रिटिसाइज किया था कैपिटलिज्म के अंदर, कि अंदर पावरलेसनेस डेवलप कर देता है, हमको सिस्टम के हवाले कर देता है। यहाँ पर भी यही हुआ, पैंडेमिक के हवाले हो गया। दूसरी चीज मीनिंगलेसनेस डेवलप हो गई है। मीनिंगलेसनेस का मतलब ये हुआ कि हम रिलीजियस डॉगमा की तरफ देख रहे हैं, हमें हेल्प नहीं मिल रही। हम अगर काबा भी जाते हैं तो हम फासले पे खड़े होते हैं, हम कंधे से कंधे जोड़ने पर भी अब राजी नहीं है, जो कि हमें हुक्म है। या हम मसाजिद में नहीं जा रहे हैं, मंदिर में नहीं जा रहे हैं, हम चर्च में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें डर है कि वायरस हमें ले लेगा। तो हम वायरस से ज्यादा डर रहे हैं, बकौल कहते हैं खुदा से कम डर रहे हैं। तो वो एक रिलीजियस जो स्ट्रक्चर है वो, और वो बहुत रियलिटी बेस्ड है, वो रियलिटी बेस्ड है, इल्यूजनरी बेस्ड नहीं है, क्योंकि हम मर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम सार्थक को सोचने पर मजबूर हो गए, एग्जिस्टेंस प्रीसीड एसेंस। क्या हम पहले पैदा हुए और बाद में हमारे अंदर से एसेंस डेवलप हुआ? तो हम एसेंस को बचाएं। तो एक तरह की मीनिंगलेसनेस डेवलप हुई है इन द सेंस ऑफ बिलीफ सिस्टम। नॉर्मलनेसनेस डेवलप हुई है। नॉर्मलनेसनेस का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे इर्द गिर्द स्टैंडर्ड्स थे, जो भी मोरल वैल्यूज थी, जो भी कुछ था, जो सोसाइटी थी जिसको हम फॉलो कर रहे थे, उसमें एक चीज डेवलप हो गई जिसको हम एनोमी कहते हैं। एमिली डर्कहाइम ने ये लफ्ज यूज किया था एनोमी अपनी किताब सुसाइड के अंदर। उसने कहा था डिवीजन ऑफ लेबर के अंदर भी, डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी के अंदर भी, कि एनोमी डेवलप हो जाती है। यानी हम अपने तमाम जो हमारे लिए कल तक नॉर्मल था, आज नॉर्मल नहीं रहा। हमारी था वो डेवलप हो गया, अटैचमेंट डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। हमारी वैल्यूज इनकॉम्पिटेबल हो गई हैं। हमारी हमारी जिंदगी के जो क्रिटिकल लाइफ इवेंट्स हैं उसने इफेक्ट डेवलप किया है। हमारे नेबर में, हमारी फैमिली में, हम जिससे लव वन है, जिसके हम करीब जाते हैं, उससे हम फासले पे चले गए। अगर हमारी फैमिली में किसी को वायरस हो जाए तो हम अपनी एक अलग तरह की सेल्फिश दुनिया में चले जाते हैं। सोशल आइसोलेशन डेवलप हो गई है, सेग्रीगेशन डेवलप हो गई है। हमारे अंदर एक तरह के जीनोफोबिया आ गया है, जिसको हम कहते हैं ना, स्ट्रेंजर से फियर आ गया है, एक खौफ आ गया सोसाइटी के अंदर। हमारे अंदर पॉलिटिकल एलिनेशन डेवलप हो गई। हम देखते हैं हमारी सोसाइटी ने हमारे लिए क्या किया। पाकिस्तान की सोसाइटी में गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, अनफॉर्चुनेटली सिर्फ पैसिव इम्यूनिटी डेवलप की, कि लोगों को जाने दो एक साथ, एक दूसरे के साथ। अल्टीमेटली क्या होगा? जो स्ट्रॉन्ग जीन होगी बच जाएगी, जो वीक जीन होगी, सॉरी, जो वीक जीन है वो मर जाएगी। तो वैसे भी ओवर पॉपुलेटेड मुल्क है, क्या जाने वाला है, और वैसे भी क्या फर्क पड़ जाएगा? तो लोग बच जाते हैं, इसलिए कि उनके अंदर अगेंस्ट, जब पहले ही हम ऐसा पानी पी रहे हैं और ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें ऑलरेडी वायरस मौजूद है, हमारे अंदर तो दर्जनों एंटीबॉडीज मौजूद है, हम उसी से बच रहे हैं, हम बस नेचर से बच रहे हैं। तो वो उससे क्या डेवलप होता है? पॉलिटिकल नहीं डेवलप होती है, उससे पॉलिटिकल सिस्टम पर से आपका बिलीफ खत्म हो जाता है। आपके अंदर वोटर एपैथी डेवलप हो जाती है, आप कहते हैं मैं वोट दूंगा ही नहीं, ये सब बदमाश लोग हैं। आपके अंदर एक रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आता है कि आप हटाएं इस मुल्क को, कि गवर्नमेंट को फारिग करें इन्हें, आप रिफॉर्मेशन चाहते हैं। तो ये सब चीजें डेवलप होती हैं, इसको हम पॉलिटिकल एलिनेशन कहते हैं। इसी तरह सेल्फ रिस्ट्रेनमेंट डेवलप होती है कि आप एक्सटर्नली तो सेटिस्फाई लगते हैं, लेकिन आप इंटरनली सेटिस्फाई नहीं होते, आप कहते हैं देयर इज समथिंग रॉन्ग। और जब ये चीज आगे बढ़ती है तो मेंटल डिस्टर्बेंस आती है, एंग्जाइटी डेवलप होती है, शिजोइड पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। शिजोइड पर्सनैलिटी, शैटर्ड पर्सनैलिटी, इमोशनली तौर पर आप, उससे क्या होता है? उससे अल्टीमेटली मैलिग्नेंट एलिनेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, हत्ता के लोग सुसाइड कर लेते हैं कि लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं है। इट्स अ रैंडम फिनोमेना। रेसिज्म डेवलप हो जाता है सोसाइटी के अंदर, स्टिग्मा डेवलप हो जाता है, स्टिग्मेटाइजेशन जिसको हम कहते हैं, जीनोफोबिया जिसका मैंने जिक्र किया, कि स्ट्रेंजर से फियर डेवलप हो जाता है कि पता नहीं आदमी वायरस ना लगा दे। होने क्या वाला है? होने ये वाला है, जो मेरी प्रेडिक्ट, मैं सोच रहा था इस बारे में, और ऑफ कोर्स इधर देख ही रहा था, तो मैं समझ रहा था कि जो चीजें जो 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 रिमोट मीटिंग है, फॉर एग्जांपल अभी हम बातें कर रहे हैं, वो नॉर्मल हो जाएंगी। हम इन पर्सन मीटिंग के बजाय रिमोट मीटिंग चाहेंगे। हमारे इर्द गिर्द जो सॉफ्टवेयर हैं वो एडवांस हो जाएंगे ड्रामेटिकली, नित नए किस्म के एडवांस सॉफ्टवेयर आ जाएंगे। हमारी जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं, जो पहले हर कंपनी को एक अलग अलग रूम्स चाहिए था, ऑफिस चाहिए था, वो चेंज हो जाएगा। अब हो सकता है कि एक ही ऑफिस को बहुत सारी कंपनी यूज कर लें मुख्तलिफ दिनों के अंदर। हमारे अंदर रहने के लिए हम, मुमकिन है कि पहले हम डाउनटाउन में रहना चाहते थे, हम सेंटर ऑफ सिटी में रहना चाहते थे, हम वर्क प्लेस के करीब रहना चाहते थे। अब हम पेरिफेरी में रहना चाहेंगे, हम कहेंगे बड़े घर में रहेंगे, स्विमिंग पूल में नहाएंगे, हमें क्या जरूरत है सिटी के सेंटर में, हम क्यों इतना खर्चा करें, 2 कमरे के उसमें रहें, सिर्फ इसलिए कि वर्क प्लेस के करीब है, हम घर से काम कर लेंगे। तो लिविंग स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा।
फिर हम जो वर्क प्लेस के अंदर सोशलाइज करते थे, अब हम वो सोशलाइज नहीं करेंगे क्योंकि अब वो डेवलप ही नहीं होगी। तो एक लॉन्ग टाइम लगेगा, लेकिन चीजें चेंज हो जाएंगी। पेट्रियोटिज्म का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, न्यू काइंड ऑफ पेट्रियोटिज्म डेवलप हो जाएगा। पोलराइजेशन के अंदर हो सकता है कमी आ जाए, जो एक जनरली पोलराइजेशन हमको पूरी सोसाइटी में मिलती है, उसमें हो सकता है कमी आ जाए। इंडिविजुअलिज्म कम हो सकता है, क्यों? इसलिए कि क्या, इसलिए कि एक फ्यूडलिज्म हो सकता है बढ़ जाए, अथॉरिटी डेवलप हो जाए गवर्नमेंट के अंदर, जैसा कि इस वक्त हम देख रहे हैं लॉकडाउन सिचुएशन के अंदर। ये वो डेमोक्रेसी नहीं है जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो एक पूरी की पूरी जो वर्चुअल रियलिटी है उसके अंदर हमें एक बूम नजर आता है, हमें टेली मेडिसिन नजर आ रही है, हमें चीजें जो है डाइनिंग के अंदर हम जाए तो हम घर पे खाना खाना ज्यादा शुरू कर देंगे बाहर के मुकाबले में। तो एक ओवरऑल सोशल स्ट्रक्चर हमें पूरा का पूरा चेंज नजर आता है, एक गैप के अंदर बढ़ता हुआ नजर आता है सोशल स्टेटस के दरमियान। हमें एक ओवरऑल सोसाइटी के अंदर चेंज नजर आता है, और हमें साथ ही साथ हमारे अपने सोसाइटी के अंदर बहुत सारी इस किस्म के मेंटल चेंज भी नजर आता है। तो यूं एक बहुत बड़ा सोशल चेंज और एक साइकोलॉजिकल चेंज नजर आता है इन द बैकग्राउंड ऑफ एलिनेशन। मेरा ख्याल है बहुत हो गया है इसको यहीं रोक लेते हैं दोस्तों, और कुछ बातें कर लेते हैं क्योंकि मेरे ख्याल में मैंने ज्यादा ही टाइम ले लिया, 11:25 हो गए। नहीं, बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत अच्छी। आपने तकरीबन काफी चीजों को कवर करने की कोशिश की, जो इंसान के ऊपर हो सकता है, सोशल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, टेक्नोलॉजी किस तरह से असरअंदाज होगी, और साइकोलॉजिकली एवरीथिंग, बहुत सी चीजें आपने कवर करने की इसमें काफी कोशिश की। आपकी इस बातों को सुनकर मुझे एक किताब याद आ रही थी जो मैंने काफी अर्से पहले पढ़ी थी। एक राइटर हैं और फलसफी हैं, डॉक्टर अली शरीयती। उनकी किताब है चार जिंदान इंसान। इनके इंसान 4 जिंदानों में कैद है। तो वो 4 जिंदान जो उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं, वो बताया उन्होंने कि एक तारीख का जिंदान है, यानी कि मैं अगर कैसर रजा हूँ आज, तो मैं किस वजह से कैसर रजा हूँ, क्योंकि मैं खास तारीख में 2021 में जिंदा हूँ, मैं एक खास जोग्राफी में जिंदा हूँ। तो तारीख का जिंदान, जोग्राफी का जिंदान, और सोशल, किस सोशल सिस्टम में मैं रह रहा हूँ। और सबसे आखिरी जो जिंदान है, उन्होंने कहा था कि ये जात का जिंदान है, कि मैं कैसर ही रहना चाहता हूँ, मैं चेंज नहीं होना चाहता, मैं अपने को अपने से मोहब्बत करता हूँ। तो ये 4 जिंदान है। तो उन्होंने कहा बाकी 3 जिंदानों से तो इंसान आज़ाद हो सकता है किसी भी तरह से, इल्म हासिल करके। अगर हम तारीख का इल्म हासिल करें तो शायद हम तारीख के जो कैद में है शायद उससे किसी हद तक अपने को अलग कर सकें। अगर हम जोग्राफी चेंज कर सकते हैं, इंसान जोग्राफी के जो असरात है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं अपने इल्म की बुनियाद पे, अपने माइग्रेशन के जरिए या किसी तरह से। फिर इसी तरह से सोशल जो है वो भी इंसान अपनी कोशिश से अपना स्टेटस चेंज कर सकता है। कोई आदमी बहुत गरीब है, वो स्ट्रगल करके बहुत ज्यादा अपनी क्लास चेंज कर सकता है। तो ये चीजें पॉसिबल है। लेकिन जो चौथा जिंदान है, जिंदान ज़ात, वो बड़ा मुश्किल है वहां से निकलना। और आप जो एलिनेशन की बात कर रहे हैं, वो इसी तरह से वहां पे आके बात खत्म हो रही है कि हमारे पास क्या कंट्रोल है, हम किस तरह से इन चीजों को अपने ऊपर कम से कम असरअंदाज होने की कोशिश कर सकते हैं। तो उसका सोल्यूशन उन्होंने बताया था, वो था इश्क और विजदान। अगर हम किसी से इश्क कर लें, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कोई नजरिया हो, तो हम अपनी जात को मिनिमाइज कर लेंगे, तो हम उस जात, जिंदान जात से भी आजाद हो सकते हैं किसी हद तक। फिर उन्होंने मिसाल दी थी, पता नहीं कोई फलसफी था, बहुत मतलबी, बहुत अपॉर्चुनिस्ट किस्म का था, बहुत खुदगर्ज किस्म का आदमी था, और वो किसी दूसरे इंसान की केयर नहीं करता था। फिर जब उसको इश्क हो गया, विजदान हुआ उसको, तो उसको किसी जानवर से, यानी जो उसको कुत्ता था या पत्नी कोई जानवर था, उससे उसको प्यार हो गया। तो जब वो कुत्ता मरा तो उसके उसमें उसमें बहुत ज्यादा रोया वो। तो एक इंसान जो कि बहुत खुदगर्ज था, बहुत था, लेकिन वो उसमें इतनी चेंजेस आ गई। तो ये मैंने सोचा था कि इस एलिनेशन से हम किस तरह से खुद कोशिश करके इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो मेरा तो ये था। आप बताइए कि कोई हमारा कोई हिकमत भी हो सकती है। मैं चाहूंगा कि शकील आप बताइए, आदिल आप कहिए, हमारे जो पास के ऑर्गेनाइजर्स हैं, अच्छा, बात को आगे बढ़ा लें। जी डॉक्टर आदिल साहब, आप कुछ इस पे कमेंट करें। सर, असल में सेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो डॉक्टर साहब के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कुछ क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। डॉक्टर शकील साहब, अगर वो क्वेश्चंस आप डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब के सामने रख दें। सर का भी एक है, लेकिन वो कुछ क्वेश्चंस भी, ताकि कलेक्टिवली इस पे डॉक्टर बुलंद साहब बात कर सकें। अच्छा
ये हमारे पास जो चैट बॉक्स है इसमें कुछ क्वेश्चन है जी। एक जो दूसरा क्वेश्चन है उसको मैं पहले नंबर पे लेके आऊंगा, फिर बाद में पहले नंबर वाला क्वेश्चन दूसरे नंबर पे लेके आऊंगा। और जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो कहते हैं जी कि एलियनेशन डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द सेशन। ये जो सेशन आपने जो लिया है इसकी वजह से भी alienation develop हो रही है। और ये कहते हैं जी कि आई एम सिटिंग एलियनेटेड फ्रॉम द होल फैमिली अटेंडिंग द सेशन आस्किंग देम नॉट टू डिस्टर्ब मी फॉर द 2 hours। अब यहाँ पे बुलंद इकबाल साहब, अब ये जो सिचुएशन है ना ये वेरी करती है। अब मैं अगर अपना कैमरा इस तरफ मोड़ूं तो मेरी पूरी फैमिली ये तो मेरे साथ बैठी है। जबरदस्त जबरदस्त। तो बाज अब यहाँ पे आप ही के, मैंने तो अपने साथ बिठा दिए, सारे बच्चे भी बिठा दिए और अपनी बेगम भी तो बिठा दिए। तो सारे आपको सुन रहे हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन और तरह की है। तो इसको ना यहाँ पे एक एलियनेशन है कि फैमिली से अलग और एक कमरे में बैठ गए। तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन, इनका बल्कि एक कमेंट है कि मैं भी एलियनेटेड हूँ। अच्छा। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये आमर राजा साहब का क्वेश्चन है। और इनका जो क्वेश्चन है ये कहते हैं जी कि हर तरफ से एक कंटिन्यूस बम्बार्डमेंट होती है इंफॉर्मेशन की। हम रोज मतलब है कि हमारे पास नई से नई इंफॉर्मेशन आती हैं और ये इंफॉर्मेशन जो है ना वो भी हमें एलियनेशन की तरफ लेके जाती हैं। तो इनका जो क्वेश्चन है उसमें वो ये कहते हैं कि ये जो वर्चुअल रिलेशनशिप है और जो फिजिकल रिलेशनशिप है, तो why human is made to look for virtual relationship in contrast to physical relationship। तो अभी आपने जो आखिर में जो बात की, जो सिनेरियो आपने बताई इमर्जिंग सिनेरियो एलियनेशन के उस पर्सपेक्टिव में और कोविड-19 की जो ऑफ शूट्स हैं उसमें, तो उस वाले से जो है ना इसके ऊपर आप कमेंट करें कि ये जो फिजिकल रिलेशन है इसकी जगह जो वर्चुअल रिलेशन है ऐसा क्यों है? देखिए, फिजिकल रिलेशंस हो या वर्चुअल हो, मैं तो इन दोनों को ह्यूमन कंडीशनिंग से ही जोड़ता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो फिजिकल, असल में एलिनेशन, हम डी एलिनेट हो जाएंगे अगर हम फिजिकल कांटेक्ट में आएंगे। जैसे कि हम इसको अगर हम बायोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल अंदाज से सोचे तो मैं इसको यूं कनेक्ट कर सकता हूँ कि हमारे शायद न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो एक पूरे स्ट्रक्चर में कंडीशन हो जाते हैं और फिर फैसिलिटेट होने लगते हैं उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ही। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मेरा आपसे फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है और हम बैठ के बात कर रहे हैं और एक ड्राइंग रूम में, एक लिविंग रूम में बैठे हुए हैं, तो उसका जो चार्म डेवलप हुआ है उसका ताल्लुक न्यूरोस्टेटिक मैकेनिज्म से। वो न्यूरोस्टेटिक मैकेनिज्म बरस सदियों के प्रोसेस के अंदर डेवलप हो चुका है, तो वो हमको डीएलिनेट नहीं होने देता है। वो हमको एक दूसरे के साथ वो जाज़बियत, वो लज्जत को उसने मैनेज किया। हम अगर इंसान को एक साइंटिफिक ऑब्जेक्ट की तरह ही देखें तो, लेकिन वर्चुअल जो है वो एक नई सोसाइटी है जो पिछले 20-25 साल में डेवलप हो रही है। इसमें जिसको हम आने वाले कल में यू नेवर नो कि हम इस तरह से, ऑफ कोर्स अब इसके बाद जो एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप होने वाले हैं तो उसमें मुमकिन है कि हम उस एलिनेशन को कम करने के खातिर ये कर सकते हैं कि साहब, जैसे कि टीवी प्रोग्राम्स में होता है कि जब कभी भी कोई गेस्ट होता है तो सामने स्क्रीन पे आ जाता है, तो कभी मैं या आप वहां से उठकर, फिजिकली तो आप वहीं मौजूद हैं लेकिन आपका इमेज जो है वो मेरे सामने चेयर पे बैठा हुआ होगा, यू नो, और आप वर्चुअली यहाँ मौजूद हैं मेरे सामने। तो इट्स ए वेरी मॉडर्न फिनोमेना जिसके लिए आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स अभी तक रीजेनरेट नहीं हुए हैं या इनटू द प्रोसेस हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो उस डायरेक्शन में चले जाएंगे और व्हिच बिकम नॉर्मल। फिर तो आप उसको फिर एलिनेशन नहीं कहेंगे, फिर हो सकता है कि वो एलिनेशन रिलेटिव हो जाए। आप कहेंगे एब्सोल्यूट एलिनेशन कोई चीज नहीं होती है, हर चीज एक रिलेटिव सेंस में ही होती है। तो आने वाला वक्त हमारे लिए क्या लेकर आता है, वो एलिनेशन क्या डेवलप होती है, वो उस सेंस में चली जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। मे बी आई एम ट्राइंग टू मेक द मीनिंग कि इसको हम इम्पर्सनल और वर्चुअल एलिनेशन को इस तरह से ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि हम कंडीशनल बीइंग्स हैं। हम इर्तिकाई प्रोसेस में बायोलॉजिकली इसी फॉर्म में पैदा हुए थे। क्या वजह है कि जब हम अपना मुल्क छोड़कर इधर आकर आबाद हो गए, किस कदर एक डिटैचमेंट की फीलिंग है, किस कदर अपने लोगों से मिलने की, अपने घर वालों को देखने की फीलिंग होती थी, कैसे एक सिकनेस डेवलप हो जाती थी, व्हाट इट वाज। और फिर क्या हुआ, आज हमें वो सिकनेस नहीं रही है, वो जो एक थी होम सिकनेस जिसे हम कहते हैं। हम डेलिनेट हो गए, हम इस सोसाइटी के अंदर एब्जॉर्ब हो गए काफी परसेंट, हमारे बच्चे इस सोसाइटी की। लेकिन बिल्कुल ऐसे ही वर्चुअल एलिनेशन भी मैं समझता हूँ उसी सेंस में है कि कल वो चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगर आप दोस्त समझते हैं कुछ और इस बात का मतलब है तो मुझे भी समझा दीजिए। डॉक्टर शकील साहब, मैं कुछ इस चीज को जो क्वेश्चन है मेरा, मैं उस पर कुछ बात कर सकता हूँ? जी बिल्कुल करें जी।
अमर राजा साहब। बट थैंक यू वेरी मच डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब। मैं असल में मेरा जो क्वेश्चन है वो विद रेफरेंस टू मोनोपोली कैपिटलिज्म है। जो बुनियादी सी गुफ्तगू है वो वर्चुअल रिलेशनशिप की, वो इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने पूछना चाहा आपसे कि आप इसको कैपिटलिज्म की एक्सपेंशन के ज़ुमरे में देखें कि जो फिजिकल रिलेशनशिप है उस फिजिकल रिलेशनशिप में है ये कि उसके अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी को अपॉर्चुनिटी जो है वो स्मॉल स्केल पे मौजूद है, क्योंकि फिजिकली वो इंटरेक्ट करता है, फिजिकली वो अपने जो भी उसकी स्किल्स हैं, जो भी उसकी किसी किस्म की प्रोडक्शन है, जो भी उसकी प्रोड्यूस है, वो उसको किसी ना किसी तरीके से वो खुद से उस प्रोसेस के अंदर एंगेज होता है और वो इकोनॉमिकली उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट लेता है बाय एंगेजिंग इनटू एनी काइंड ऑफ ट्रेड एट अ वेरी वेरी localized and at a very grass root level. लेकिन जब वो उसको हम जब देखते हैं वर्चुअल लेवल के ऊपर, हम उसके अंदर एक अमेज़न के नाम की एक बहुत बड़ी एक मार्केटिंग की एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे देखते हैं, एक बहुत बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, अली बाबा के तौर पे हम देखते हैं जो जैक की है। तो ये जो इस किस्म का जो एक बहुत बड़ा जो एक नया फिनोमेना दाखिल हो रहा है, जिसके अंदर आपने ये कहा, आपने उसकी एक्सप्लेनेशन दी, कोई बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है आपकी जानिब से कि उसके अंदर कोई जैसे न्यूरो ट्रांसमिटर्स हैं और रीजनरेट होंगे। और ठीक बात है कि कुछ वक्त गुजरने के बाद जब हम खास कंडीशन में रह रहे होते हैं तो हमारी एक खास किस्म की सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिस्पोजिशंस भी उसके साथ साथ हमारी जो ट्यून अप हो रही होती हैं, या वो हम कह सकते हैं कि वो हमारी उस तरीके से ओरिएंट हो रहे होते हैं। लेकिन उस ओरिएंटेशन के अंदर ये चीज देखना, जो यहाँ पे मुझे जिजिक की वो एक याद आती है कोट, फ्रीडम जो है, फ्रीडम is a concept which is, by the way, an expression that we don't have a language to articulate our unfreedom. तो आप ऐसा तो नहीं है कि हम जिस चीज को समझ रहे हैं कि वो हमें मिल गई है और वो एक अल्टीमेट चीज है और हम उस फ्लो में जा रहे हैं, तो वो फ्लो ऐसा तो नहीं है कि वो फ्लो हमें वो फ्लो जिसको कहा जा सकता है कि एक डिटर्मिनिज्म है इस फ्लो का, इतना ह्यूज स्केल पे वो डिटर्मिनिज्म है कि वो हमसे हम हमारा ही सब कुछ छीन रहा है। तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर असल में चाह रहा हूँ कि अगर आप इसको गुफ्तगू को इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर किसी तरीके से वो कमेंट करें कि ये क्या है कि हम उस फिजिकलिटी की वर्ल्ड से हम निकल के तो हम एक वर्चुअल वर्ल्ड में जा रहे हैं। मैं बल्कि इसमें आपकी चीज अटेंशन ड्रा करूंगा, अभी थोड़े लम्हे पहले मैंने एक रीड किया है स्टफ जो बीबीसी पे वो जो है वो आया है, वो ऑनलाइन सेक्स के हवाले से वो कोई मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनाइजेशन हैं जो वो डेवलप हो गई हैं। मतलब ये जो पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात चाहूंगा कि आप अगर इसके ऊपर गुफ्तगू करें ताकि हमारे लिए शायद मजीद हम इसके अंदर बेहतर तरीके से कोई डिबेट में दाखिल हो सके। थैंक यू। आमिर, आप जो बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स इसके 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 बड़े डायमेंशंस हैं। देखें, मार्क्स ने शायद कहा था फॉल्स कॉन्शियसनेस की जो बात थी ना, कि फॉल्स कॉन्शियसनेस जो डेवलप हो रही है, जो इकोनॉमिकल जो कैपिटलिज्म हमें डेवलप करता है, जो इनसाइड सेटिस्फैक्शन हमारी मटेरियल से डेवलप नहीं होती है और उसके नतायज में हम लाइफ स्टाइल से या हम और चीज़ों को गेन करने के खातिर उसमें ट्रैप होते चले जाते हैं, एक फॉल्स कॉन्शियसनेस डेवलप कर लेते हैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। वो अल्टीमेटली वो साइकिल जो है आपको वर्स्ट सिनेरियो में लेके जाती है। तो वो जो चीज़ हमें कैपिटलिज्म में नजर आ रही है, वो वर्चुअल, चाहे आप उसे कैपिटलिज्म कहें ना कहें, बहरहाल वर्चुअल या फिर टेक्नोलॉजिकल दुनिया में अल्टीमेटली वर्स्ट सिनेरियो में आएगी शायद सामने। और ये एक बिल्कुल एक नई शेप है, ये बिल्कुल नई शेप है। देखिए, हम ये कह सकते हैं कि हम शायद अब बेहतर तरीके से वर्चुअल और रियल वर्ल्ड की डिफरेंशिएशन या डिस्टिंक्शन कर पाएंगे। जो आपने मिसाल दी ना अभी, कि किस तरह से टेक्नोलॉजी की शक्ल में हर वो चीज, हत्ता कि सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन भी कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की शक्ल में जा रही है सामने, और बिजनेस चल रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं, लोग इसको, और ये आज की बात नहीं है, ये पहले भी थी ये चीजें, लेकिन अब ये और भी ज्यादा हो जाएंगी। और ये हम देख सकते हैं कि आज के दौर में हर वो बिजनेस जिसका ताल्लुक वर्चुअल था वो सर्वाइव कर गया, बल्कि वो बूम कर गया, लेकिन बिजनेसेस जो है जिनका ताल्लुक इम्पर्सनल था वो सबके सब फ्लैट हो गया।
तो वो डिफरेंसेस जो है, वो जो डिस्टिंक्शन है, वो तो सामने आएगी। तो इससे एक बात तो समझ में आती है इन द प्रोस्पेक्ट ऑफ फिलोसफिकली, अगर हम इसको सोचें कि अब रियलिटी और ट्रांसेंडेंस का जो डिफरेंस है, जिस फ्रीडम की हम बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल वही है जो इम्पर्सनल और वर्चुअल बिजनेस का है। इट्स मोर लाइक दैट। हम इसको कंपेयर कर सकते हैं अप टू सर्टेन लेवल कि वर्चुअल फिनोमेना है विच इज रियल बट नॉट रियल, बट इट इज रियल, क्योंकि वो हमारी जिंदगी में तब्दीली लेकर आ रहा है। जैसे आपने फरमाया कि मैं अगर कोई काम कर रहा हूं तो मेरा इंटरेस्ट कम से कम इतना जरूर है कि उससे आने वाला पैसा मुझे क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए दे रहा है, लेकिन वो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो मुझे एक निगेटिव विशेष सर्कल में भी फंसा रहा है कि मैं अपनी फॉल्स कॉन्शियसनेस की सेटिस्फेक्शन के खातिर बेहतर से बेहतर गाड़ी, बड़ा से बड़ा घर और वो चीजें खरीदने पर आमादा हो जाता हूँ जो हर साल बदल रही हैं। नए मॉडल की कार, नए मॉडल की फला चीज, नए मॉडल की फला चीज, चेंज, नई गाड़ी, नया सेलफोन। ये जो एक फॉल्स कॉन्शियसनेस की सेटिस्फेक्शन हमें कैपिटलिज्म दे रही है, वो टेक्नोलॉजी की शक्ल में भी आ रही है। मगर आपने बड़ी प्यारी बात करी कि इससे कम से कम डिफरेंशिएशन डेवलप हो जाएगी। अप टू द फिलोसफिकल लेवल मैं कह सकता हूँ ये बात कि जो ट्रांसेंडेंस फिनोमेना की जब हम बात करते हैं और उसको हम जब जो ऑर्गेनाइज रिलीजन से, जो कि एक मटेरियल शक्ल को मैं अप टू सर्टेन लेवल कह सकता हूँ कि जो डिवीजन है वही इकोनॉमी की जो फिजिकल इन पर्सन शेप थी और जो वर्चुअल शेप है, उसके डिफरेंसेस समझ में आते हैं। तो एक डिस्टिंक्शन डेवलप होती है। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं, इसका कैनवस बहुत बड़ा है दोस्त, इसके बारे में कोई हतमी बात नहीं की जा सकती। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि फ्रॉम द एनिलेशन वो अल्टीमेटली मुकद्दर बन जाएगा, वो एक गैप डेवलप होगा, लेकिन उसकी एक अच्छी शक्ल ये जरूर डेवलप होगी कि हम रियल वर्ल्ड में आ जाएंगे, हम एक ऐसी दुनिया में आ जाएंगे जहां पर हम समझ सकेंगे कि यहाँ डिस्टिंक्शन है, ये है वर्चुअल वर्ल्ड और ये है इम्पर्सनल मटीरियल वर्ल्ड। ये है ऑर्गेनाइज रिलीजन जिसका ताल्लुक, जो प्रेज, जो दुआएं हम कर रहे हैं, उससे हमारी जिंदगी में खुशियां नहीं आ रही हैं। ये ट्रांसेंडेंस का फिनोमेना है। इसको आप साइकोलॉजिकली अगर आप समझते हैं कि आपको सेटिस्फाई कर रहा है तो आप उस तरफ चले जाइए, और नहीं तो माइंड और साइक के स्ट्रक्चर में फंसे रहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज आपको रियलिटी की तरफ ले आती है, अगर आपको कंफ्यूजन से दूर कर देती है, अगर आपको डिस्टिंक्शन प्रोड्यूस कर देती है, दैट्स गुड। एटलीस्ट अब आप ये कह सकते हैं कि ये चीजें जो एलिनेट कर रही है और ये चीजें जो डीएलिनेट कर रही है, क्या वो एक अच्छी दुनिया नहीं है? वो एक अच्छी दुनिया, ऐसा मेरा मानना है। मे बी मैं आपकी उस बात को शायद ग्रैब नहीं कर पाऊं जो आप कह रहे हैं, मगर जो बात आप कह रहे हैं उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो शेप है, वो अपने मायने खुद मुतय्यन करते हुए भी नजर आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। वो एक जो बात आपने कही उसका एक सर्कमशियल एंड है, एक सर्कल है जो खुद ही कंप्लीट होता हुआ अपने मायने प्रोड्यूस करता हुआ मुझे दिख रहा है, कम से कम अप टू माई लेवल। और कोई किसी का क्वेश्चन वो पूछ सकता है जी? हाँ, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैं तो खुद ज्यादा इतना इन टच नहीं हूँ कि आजकल के जो स्कॉलर्स हैं, दानिश्वर हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। लेकिन क्योंकि ब्रदर इकबाल इन चीजों से ज्यादा इन टच हैं, तो शायद वो बता सकें कि क्या आज का दानिश्वर और आज का स्कॉलर और थिंकर और फिलोसफर क्या सिर्फ वो एक कमेंटेटर की हैसियत इख्तियार कर गया है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है उस पर कमेंट्री कर सकें, या फिर हम कोई ऐसा चीज तख्लीक कर सकें जो इन असरात को मिनिमाइज कर सके और हमें इंसान को जो हमारा इंसान की तारीफ है उस तक हमें ले जाने की कोशिश कर सके। क्या कोई ऐसा अदब, फलसफा चीजें डेवलप हो रही हैं, तख्लीक हो रही हैं, या सिर्फ आज का दानिश्वर सिर्फ कमेंटेटर की हैसियत ही इख्तियार कर गया है? कैसर, आप जो हम अगर आप मुझे थोड़ा सा और बता दीजिए कि आपका इशारा हमारी सोसाइटी की तरफ है ओवरऑल या पूरी दुनिया का? देखिए, मैं समझता हूँ हर दौर में फिक्र करने वाले दो ही तरह के लोग नजर आते हैं। वो जो मीडियोकर्स होते हैं, वो जो पहले से बयान की हुई थ्योरीज और आइडियोलॉजी को अपने अल्फाज में बयान करते हैं, या उन्हीं के इंटरप्रिटेशन से कोई ऐसी चीज जरूर डेवलप कर लेते हैं जिसका कोई बहुत बड़ा सेंस नहीं डेवलप होता है, बट इट्स अराउंड द आइडियोलॉजी, द सेम आइडियोलॉजी। बात जब शुरू होती है किसी इंटेलिजेंस, जिसको हम इंटेलिजेंशिया कहते हैं, जब आप इनोवेशन में जाते हैं, जब एक नए मीनिंग्स डेवलप करते हैं, जो चाहे कोई भी आइडियोलॉजी हो, मैं इकोनॉमिकल आइडियोलॉजी, लाइक आज हम ये देख रहे हैं कि साहब सोशलिज्म या कैपिटलिज्म की वर्स्ट सिनेरियो हमें अगर फर्ज करें कि पैंडेमिक जो है पिछले 1.25 साल के अंदर, कम से कम हमें इतना वक्त जरूर मिला कि हम अपनी सोशल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या हमारी जो इकोनॉमिकल आइडियोलॉजी है उसको गौर से कम देख लें।
अप टू दैट लेवल। हमें ज्यादा फिलोसफिकल होने की जरूरत नहीं है, मगर हमें कम से कम ये जरूर देखना चाहिए कि हमारी इकोनॉमिकल जो भी कैपिटलिस्ट सोसाइटी थे उसने हमें कहाँ तक पहुंचा दिया। हम बच्चे थे जब हम अमेरिका आए थे, लाइक आज से 20 साल पहले, यानी हमारे पास सिवाय इसके ख्वाबों के और कुछ नहीं था कि हम अपनी तालीम मुकम्मल कर लें और एक अच्छा जिंदगी में वो चीजें जो वहां नहीं मिल पा रही हैं मिल जाए। लेकिन उस वक्त तक हम नहीं समझ रहे थे कि ये एक पूरा का पूरा एक आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जिसमें हमने जाके ट्रैप होना है, और कल हमें इसको एनालाइज करना भी था। तो आज पिछले 1.5 साल में हम ये देख सकते हैं कि कैपिटलिज्म ने हमें क्या नवाजा। आज 50 साल की उम्र हमारी हो रही है, तो हमें क्या नवाजा, पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसने हमें क्या नवाजा, सोशल सिस्टम जो है, रिलीजियस सिस्टम जो है, कम से कम इस एज में जब हम अपनी जिंदगी के अगले उसमें जा रहे हैं, तो हमें कम से कम हमारी एक ओपिनियन डेवलप हो जानी चाहिए। ये ओपिनियन इन पिछले 12 महीने, जो 14 महीने का हमें वक्त मिला है 11 मार्च से लेकर अब तक, उसमें हमें समझना चाहिए कि आया कि कैपिटलिज्म इज द बेस्ट सिस्टम और नॉट, लाइक डेमोक्रेसी वाज द बेस्ट सिस्टम और नॉट। क्या सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के मिलाप से जो नई सिस्टम डेवलप हुआ है उसमें सोशलिज्म कितना होना चाहिए? मैं कम्युनिज्म की बात नहीं करता, उसमें डिक्टेटरशिप आ गई, उसको हमने सही तजुर्बा ही नहीं किया उसका। लेकिन जो कुछ भी हम देख रहे हैं उसको हम एनालाइज कर सकते हैं और एक नए मीनिंग्स कम से कम डेवलप कर सकते हैं। जहां तक ये बात है कि क्या लोग डेवलप हो रहे हैं सर, लिटरेचर के अंदर नए तजुर्बात हो रहे हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म के बाद एक नई शक्ल सामने आएगी। आज जो कुछ हो रहा है इसके असरात हमें बाद में नजर आएंगे। तो डिपेंड करता है सर कि हमारा माइंड किस तरह से इस मौजू पर काम करेगा, और वो माइंड जब भी काम करेगा जब हम ऑफ कोर्स मुताला तो जरूरी है कि हमें बेसिक आइडिया हो कि क्या अब तक आ चुका है, ताकि हम एक स्टेप, साइंटिफिक मटेरियल है सारा का सारा, इसका ताल्लुक यकीनन कोई मिस्टिज्म से तो है नहीं कि आसमान से कोई पैगंबर आएगा, हमें खुद ही बैठकर नई जहतें तलाश करनी होंगी। जी जी ठीक है, थैंक यू जी। थोड़ी उम्मीद है, यानी कि उम्मीद की किरण है कि काम हो रहा है। ओके जी जी। अच्छा, एनी अदर क्वेश्चन जी? किसी और का कोई सवाल, कोई ऐसा कोई कमेंट कोई करना चाहे? अच्छा, एक सवाल और मैं पूछ लेता हूँ, क्या कोई ऐसी भी इम्कानात हैं कि ये सारा जो हम सोच रहे हैं कि पैंडेमिक हमें इस तरफ ले जा रहा है, खास डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग एज ए इंसान, एज ए सोसाइटी, क्या कुछ ऐसा है कि यू टर्न अचानक कुछ हो जाए, कुछ ऐसी चीज इजाद हो जाए, दरियाफ्त हो जाए कि ये कहानी खाली खत्म हो जाए, कि कोविड-19 का खत्म हो जाए जरा सा? अच्छा, एक मिनट होने को तो कुछ भी सर, मैं जरा सा मगर एक बात सर मैं जरूर कहूंगा, जरा सा इंटरवीन करूंगा सर। डॉक्टर शकील साहब, ये कुछ क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं, अगर साथ साथ आप इनको भी इंगेज कर लें। अमाद शम्स ने भी एक क्वेश्चन किया है, तो ताकि ये स्टूडेंट्स हमारे ख़ास तौर पे और जो नौजवान हैं वो इंगेज रहें इस पूरी डिस्कशन में, तो साथ सर इस क्वेश्चन को भी ले लेंगे। ये चैट बॉक्स में ये अमाद शम्स का जो क्वेश्चन है जी, इसमें ये कहते हैं जी कि हाउ कैन वी हैंडल द इंफॉर्मेशन फ्लो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दिस इंफॉर्मेशन इज द वेपन ऑफ 21st सेंचुरी। तो इस पे आपके कोई कमेंट डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब आप कुछ देना चाहें? वो कह रहे हैं कि डिसइंफॉर्मेशन इज द वेपन ऑफ द 21st सेंचुरी। ये आप देख सकते हैं इसमें। सॉरी, मुझे कहाँ देखते हैं यार ये चैट बॉक्स में क्वेश्चन है बिल्कुल लास्ट पे कि जो ये कहते हैं कि handle the information flow और despite of the fact that disinformation is the weapon of 21st century। ये बिल्कुल एंड पे नीचे। हाँ, बात कर लेते हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे देखते हैं उसे, मगर ये कि सर ये क्वेश्चन मैं रिपीट कर लेता हूँ, आप क्लियरली अगर आपको कम्युनिकेट नहीं हुआ। ये अमाद शम्स पूछ रहे हैं कि सर हाउ कैन वी हैंडल द इंफॉर्मेशन फ्लो डिस्पाइट द फैक्ट दैट डिसइंफॉर्मेशन इज द वेपन ऑफ 21st सेंचुरी।
तो अब ये इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन इज द वेपन ऑफ द 21st सेंचुरी। उनका कहने का मतलब यही है कि जब इंफॉर्मेशन का फ्लो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा तो हम किस तरह से उसको हैंडल कर पाएंगे, जिसमें ऑफ कोर्स डिसइंफॉर्मेशन, देखें डिसइंफॉर्मेशन जो ना ये कोई नई बात नहीं है। हर दौर में जब 15वीं सदी में जब प्रेस आया था तो उससे पहले क्या डिसइंफॉर्मेशन नहीं फैलाई जाती थी? सोसाइटी में ये चीजें हमेशा से ही रही और सोसाइटी में ये चीजें हमेशा से यूटिलाइज रही हैं। ये डोमिनेटिंग पावर्स के टूल भी रहे हैं। ये जो जो एंटोनियो ग्रैम्ची को आपने पढ़ा होगा पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर, उन्होंने इस पर बड़ी अच्छी बातें की। ये जो मीडिया है, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो तालीमी इदारे हैं, ये अप टू सर्टेन लेवल डिसइंफॉर्मेशन के लिए डोमिनेटिंग पावर्स यूज करती हैं। तो अगर उसको हम पर्टिकुलरली पॉलिटिकल लेके और उसके बाद अपने अपने इम्कानात रोशन कर लेती हैं, अपने काम निकाल लेती हैं, तो ये तो कोई नई बात नहीं है। अब जबकि टेक्नोलॉजी आ गई है तो इंफॉर्मेशन अगर आई है तो डिसइंफॉर्मेशन भी आएगी। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि आज का बच्चा कल के बच्चे से ज्यादा समझदार है। यकीनन कल का बच्चा अपने दौर के अपने एरा के लिहाज से समझदार तरीन था। बिल्कुल वैसे ही हमारी मेंटल जो कॉग्निशन है, हमारी जो मेंटल कैपेसिटी है, वो भी आज के दौर के लिहाज से दूसरी हो गई है। आज हम चीजों को अपने लिहाज से देखते हैं। देखिए चंद ही पढ़े लिखे लोग हैं जो मीडिया पर ट्रस्ट करते हैं। शायद ही चंद पढ़े लिखे लोग हैं जो टेक्स्ट नॉलेज के ऊपर पर ट्रस्ट करते हैं। शायद ही चंद लोग हैं जो सिर्फ यूट्यूब देखकर ही अपनी एजुकेशन बढ़ा रहे हैं। लोग आज भी ऑथेंटिक जराए यूज करते हैं। लोग आज भी जो समझदार होते हैं वो अपने माइंड को यूज करते हैं, एनालाइज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, फिर राय पैदा करते हैं। तो पब्लिक में तो इंफॉर्मेशन आती है, लेकिन पब्लिक में अप टू सर्टेन एक एरिया ही लोगों का होता है, ग्रुप ही होता है लोगों का, जो आपको सच्चाई से बहौल कैसे आगाही देता है, और वो जो सोचने वाला पढ़ने वाला तबका होता है वो उसको जान लेता है। बाकी मैसेज के अंदर ये सिलसिला चलता है, मगर ये कोई नई बात नहीं है। मैं यही कहूंगा ये कोई नई बात नहीं है। ये आज के दौर में ज्यादा नजर आ रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन इसी टेक्नोलॉजी के अंदर इंफॉर्मेशन भी मौजूद है, तो इसे वो समझ में। और आप चूंकि स्टूडेंट हैं तो मैं इसलिए यही कहूंगा कि अगर आपका बैकग्राउंड हो ना, देखें मुझे एक बात समझ में आई खुद अपनी एज ए तालिब इल्म मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं मेडिसिन का तालिब इल्म रहा। जब तक मैं मेडिसिन का तालिब इल्म था, जब तक मैं तारीख का तालिब इल्म नहीं हुआ, जब तक मैं फिलॉसफी का तालिब इल्म नहीं हुआ, जब तक मैं सियासत का तालिब इल्म नहीं बना, तब तक मैं उस चीज को वैसे ही ले लेता था जैसी मुझे नजर आती थी। मैंने जब पढ़ना शुरू किया और अपनी राय कायम की और जब तारीख की रोशनी में चीजों को देखा तो मेरी राय बदल गई। जब मैं कोई चीज देखता हूँ तो मैं अपनी राय पहले बनाता हूँ या मैं उसको ले परसीव करता हूँ, एनालाइज करता हूँ, फिर अपनी ओपिनियन पर रहता हूँ। तो यही मेरा ख्याल है। अगर आप एक तालिब इल्म है तो मैं तो सर यही कहूंगा कि मैंने अपनी जिंदगी में यही सीखा। तो ये इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन के मसले, ये बहुत अच्छी बात। एक बात मैं सर इंटरप्ट कर लूं, हमारे खैसन ने एक बात कही थी। सर आपने जो बात कही थी ना कि सडनली कोई चीज आती है और चेंज हो जाए, देयर इज अ चांस, ऑलवेज चांस। आप सही फरमा रहे हैं सर, मगर बात सिर्फ और सिर्फ इतनी सी है कि इन्वेजन तो हो चुका ना, 2.5 मिलियन आदमी तो मर गया ना, वो तो वापस नहीं आएगा। डैमेज इज देयर, तो उस डैमेज की रिकवरी और उसके इफेक्ट्स, कंसिक्वेंसेस तो सामने आएंगे ना। तो हो सकता है कि कल वायरस वैक्सीन आ जाए, हो सकता है कि शराय अमवात गिर जाए, हो सकता है कि लोग बीमार होना कम हो जाए, हो सकता है कि हमारा लाइफ पैटर्न नॉर्मल हो जाए, मगर इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स अल्टीमेटली सामने आएंगे। इसका एक फायदा जरूर होगा कि अगर अगली बार कोविड आएगा या अगली बार कोई पैंडेमिक आएगा तो शायद हमें इतनी अमवात ना दे, अगर हम समझ लें कि हाँ भाई हेल्थ सिस्टम को हमें इम्प्रूव करना है, इन तमाम मसाइल को वो करना है। लेकिन दूसरी तरफ इसके जो पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस हैं वो अभी आने बाकी हैं। मैं समझता हूँ अभी आने बाकी हैं कि अभी सुपर पावर्स या वेस्टर्न कंट्रीज उन ममालिक को क्या रिस्पॉन्स देने वाले हैं जहां से वायरस आया और कम से कम अमवात हुई। वहां पर किस किस्म की पॉलिटिकल झगड़े शुरू होने वाले हैं, वी नेवर नो। वो चीजें अभी आनी बाकी हैं। इकोनॉमिकल जो कोलैप्स आएगा उसके इफेक्ट्स हम जैसे आम लोगों पे क्या पड़ने वाले हैं, अभी वो चीजें बाकी हैं, और उसके इफेक्ट्स ऑफ कोर्स अंडर डेवलप कंट्री से पड़ेंगे। जी जी, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही सवाल है। जी जी। अच्छा, अभी चैट बॉक्स
इसमें कोई ऐसा कोई क्वेश्चन तो मौजूद नहीं है, सिर्फ कुछ कमेंट्स मौजूद हैं। और यहाँ पे जो एक कमेंट है जी कि कमर्शियल साइट्स हैं उन पे ज़्यादातर जो इंफॉर्मेशन है वो ठीक नहीं होती हैं। जो आज की जो डिस्कशन थी बुलंद इकबाल साहब की, उसमें हम जैसे सोचते हैं वैसे सोचते क्यों हैं, और दूसरी तरफ अगर मैं आऊँ कि हम जिस तरह का सवाल पूछते हैं तो वैसा पूछते क्यों हैं। तो ये जो गलत और ठीक का पूरा जो फलसफा है, ख़ासकर हमारे जो क्वेश्चन है, और इधर जो हमारी अपनी सोसाइटी है, उस सोसाइटी में हम चीज़ों को ठीक या गलत के कॉन्सेप्ट में सोचते हैं। तो आप ज़रा ये जो ठीक और गलत की जो इन्फॉर्मेशन है, इस पर कोई कमेंट करें कि ये क्या, ये चक्कर क्या चीज़ है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और बड़ा इंपॉर्टेंट कमेंट है, क्योंकि सच्चाई और बुराई, ठीक या गलत जो है, बड़ा रिलेटिव टर्मिनोलॉजी है। मुझे ऐसा लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, मेरी इस्लाह कीजिएगा। मुझे लगता है कि ये जो अखलाकियात जिनकी बेसिस पर हम बात कर रहे हैं, या गलत या ठीक का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा रिलेटिव है। इवन गलत और ठीक भी, अगर वो अखलाकियात से मुताल्लिक़ है तो भी रिलेटिव है, क्योंकि वो अखलाकियात हमारी जो आ रही है वो खुद क्वेश्चनेबल है जहाँ से आ रही है, और फिर उसके उसके हवाले से ये भी ठीक गलत भी एक रिलेटिव टर्मिनोलॉजी है। जो चीज़ आपकी नज़र में ठीक है वो नॉट नेसेसरली कि वो जो आपका सच है वो मेरे लिए भी झूठ हो। तो ये टर्मिनोलॉजी है। एंटीसेमिटिज्म तो खैर 1880 के 90 की बात है ये, लाइक जब 19वीं सेंचुरी जब खत्म हो रही थी और जब नेशनल स्टेट का कॉन्सेप्ट आया था और यहूदियों ने अपना स्टेट डेवलप करने के लिए इसराइल का रुख किया था, तो उस जमाने में एंटीसेमिटिज्म तो खैर यूं तो बैकग्राउंड में जाए तो हर दौर में हमको एंटीसेमिटिज्म किसी न किसी, देखिए यहूदियों की बहुत पिटाई हुई है, यहूदियों के साथ लोगों ने फॉर सम रीजन उनके साथ मसाइल हमेशा आए। रोमन दौर में भी उनके ऊपर मसाइल आए थे, बाद में भी क्रिश्चियनिटी के दौर में भी जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब किया गया तो भी यहूदियों को ही समझा गया कि ये उनके पीछे हैं। तो यहूदियों के साथ हमें, और फिर यहूदियों ने स्टेट नहीं बनाई, और जब स्टेट नहीं बनाई तो फिर वो हमेशा पैसे और उसकी तरफ रहे। तो नतीजा ये हुआ कि या मजहबी एतबार से मुख्तलिफ के लोग थे, तो नतीजा ये हुआ कि उनकी पिटाई सारी दुनिया में हुई और एक एंटी सेमिटिज्म वाली मूवमेंट शुरू हुई। और ये जो मैंने इस लेक्चर में बात की थी, ये भी उसी दौर की बात है। जिस जमाने में प्लेग आया तो उस वक्त भी नजला उन्हीं पर ही गिरा। उन्होंने कहा कि साहब ये जो यहूदी, ये माइनॉरिटीज, ये जो सिलसिले है ना, ये हमेशा डेवलप होते हैं। जब कभी भी कोई बड़ी मुसीबत आती है तो उस वक्त इनके साथ एक मूवमेंट शुरू हुई थी एंटीसेमिटिज्म की, कि यहूदी जो है वो हो ना हो तमाम बुराइयों की जड़ है। अब इत्तेफाक से कुरान शरीफ के अंदर भी जब मदीना आए थे नबी, और वहां पर जो 10 कबाइल थे उनके साथ जब एक मिसाक मदीना हुआ और उसके बाद ये तय हुआ कि भाई ये खुरैश वाले हमला करेंगे तो हम एक दूसरे को बचाएंगे, मगर पीछे से कुछ साजिशें हो गई और उनको फिर यहूदियों के खिलाफ भी लड़ना पड़ा मोहम्मद सल्लम को। तो बहौल कैसे कुछ आयतें उतर आई, वो आयतें शामिल हो गई और नतीजा क्या हुआ कि वो फिर एक रीजन बन गई मुसलमानों और यहूदियों की दुश्मनी की। अब उसका पूरा एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, पूरा पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन एंटीसेमिटिज्म का जो मुस्लिम माइंड है, एंटीसेमिटिज्म का जो ईसाई माइंड है, और फिर उसका जो पॉलिटिकल रीजन बना और फिर उनकी मूवमेंट फिलिस्तीन की तरफ हुई, क्योंकि मोसेस ने वादा किया हुआ था मूसा ने कि हम तुम्हें वहां लेके जाएंगे केनान की वादी की तरफ से। तो नतीजा ये हुआ कि वो जो मूवमेंट थी, वो जो माइग्रेशन थी, वो उसमें ट्रैप हुए और वो एक मूवमेंट चलती रही। हिटलर ने भी फिर एंटीसेमिटिज्म डेवलप हुआ, वो भी यहूदियों से नफरत करते थे अपने फॉर सम रीजंस, पॉलिटिकल और सोशल रीजंस। तो ये एक बड़ा इसका बैकग्राउंड है दोस्तों, और ये मूवमेंट अल्टीमेटली आज भी नजर आती है। और उसकी कंपनसेशन क्या हुई, यहूद देखें, जब कभी भी आप किसी को सुप्रेस करते हैं ना तो वो अपनी शक्ल में नजर आती है दूसरी तरफ। नतीजा ये हुआ कि वही यहूदी जो है वो आज इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि आप और हम जानते हैं कि बड़े माइंड्स पैदा हुए। और ऐसा होता है जब छोटी सी मिसाल है कि जब कोई आदमी की आंख जख्मी हो जाए बगल कैसे, तो कान से सुनाई ज्यादा देने लगता है। ये कुछ नेचर का फिनोमेना है कि बैलेंस और इम्बैलेंस का कंपनसेशन है। तो नतीजा है कि वही माइनॉरिटी, वही जो कौम थी, जो यहूदी थे, आज वो दुनिया में नई आइडियोलॉजीज, चाहे वो जितने भी बड़े आप नाम लें, 90% लोग आपको यहूदी मिलते हैं। तो दुनिया में एक बड़े चेंज का वो सबब बने।
तो मेरा ख्याल है कि काफी सारे क्वेश्चन हो गए हैं। हाँ, मेरा और ख्याल है कि जी हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब आपका। आज आपने जिस अच्छे तरीके से हमें डिफरेंट फिनोमेना को, खासकर जो कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन है, इसको समझने में हमारी मदद की, और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उनको इस काबिल बनाया कि किसी भी कॉन्सेप्ट को और किसी भी फिनोमेना को कैसे समझा जा सकता है। जो एलियनेशन है और कोविड-19 जो इसका आपस में रिलेशनशिप है, उसके ऊपर तो आपकी एक शानदार गुफ्तगू रही। लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझना ज़रूरी है, और जितने भी हमारे यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, कि हम किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी फिनोमेना को कैसे समझ सकते हैं, कैसे उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, या जिस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं वैसा हम सोचते क्यों हैं, और कैसे, मतलब सोचने के अंदाज क्या है। जिस तरीके से आज एक ही कॉन्सेप्ट था एलियनेशन, उसका रिलीजियस पर्सपेक्टिव भी एक्सप्लेन किया गया, उसको फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव से भी एक्सप्लेन किया गया, उसको लिटरेरी पर्सपेक्टिव से भी एक्सप्लेन किया गया, उसको साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से और डायमेंशन है उसके ऊपर भी बातचीत की गई, और उसका जो आज जो कंटेम्प्रेरी जो कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर भी उसकी एक बड़ी अच्छी तरीके से वजाहत की गई। तो ये समझने के अंदाज है, और हमें जो जब भी हम किसी भी नॉलेज को और किसी भी इस फिनोमेना को हम समझने की कोशिश करते हैं, तो हम उसको जो नॉलेज के ब्रॉडर जो पैरामीटर्स हैं उनके अंदर हम किस तरह उसको एनालाइज करते हैं। तो आज बुलंद इकबाल साहब ने इस तरफ जो रहनुमाई की है, और इस कॉन्टेक्स्ट में जिस तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, हम इनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और इन्होंने हमें नी एवेन्यूज और नी डायरेक्शन जो है वो हमें दी हैं, लर्निंग के पर्सपेक्टिव में भी, और इस एलियनेशन का जो कॉन्सेप्ट है इसको समझने में भी। तो फिर मैं आदिल सिमाब साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स पेश करें, और आज के सेशन को जो है ना वो फॉर्मली क्लोज करें। थैंक यू डॉक्टर शकील साहब, डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब। एक दफ़ा फिर एक बहुत ही ज़िंदा और जानदार सेशन आपके साथ रहा। हम माज़रत खा भी हैं कि जिस वक्त इसको शुरू होना चाहिए था कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वो नहीं हो सका, लेकिन वो कमी फिर जो आपकी गुफ्तगू थी उसने पूरी कर दी। हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं सर आपके, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी ये जो ताल्लुक़ है, ये जो रिश्ता है, ये कायम रहेगा। मैं तमाम बाकी दोस्तों का भी जो आपके रेफरेंस से भी आए, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ कोलीग्स हैं, उन सब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आज मौजूद रहे। आज इसकी रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो गई है सर। आई विल सेंड द लिंक टू यू, वो आपके ईमेल में मैं आपको भेज दूँगा। डॉक्टर राशिद मुगल साहब आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर शकील साहब और डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर शकील, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू, बाय बाय।